गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। मुझे लगा सबीन आज जॉगिंग करते करते जाएंगी, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा, नहीं मुझे मंडे है ना। अब मैंने जूते फौरन देख लिए अपने, मुझे डर लग गया कहीं ना वाकई दूसरे चप्पल में तो नहीं भागती बात। कभी कभी ऐसा होता है ना, आपकी आंख नहीं जल्दी खुलती है, देन आप लेट हुए होते हैं, बट स्टिल आप टाइम पे होते हैं, तो देन यू फील प्राउड। हाँ नहीं, दैट आई मस्ट अप्रिशिएट कि आप बाकी टाइम पे तो पहुंच जाती हैं। अगर 5 मिनट ऊपर नीचे हो भी जाए तो सभी कहते नहीं स्टूडियो में टाइम पे पहुंच जाऊंगी। नहीं जॉगर्स नहीं, अदरवाइज होता है ना मंडे को जिस समय कहते हैं एनर्जी नहीं होनी चाहिए, जो कि आप कहते हैं नहीं मंडे को समटाइम्स एनर्जी नहीं भी होती। तो हम अक्सर अपने व्यूअर से पूछते भी हैं कि इस बार मंडे को आपके एनर्जी लेवल्स क्या है। जैसे अपनी बात करें, हमारे भी थोड़े से लो है, आई डोंट नो व्हाई, मे बी इट्स बिकॉज मौसम ऐसा है, समटाइम्स आप जब ट्रेवल करके आए, आपका वीकेंड जरा हेक्टिक ज्यादा, तो फिर भी ऐसे हो जाता है। हाँ ये भी होता है, लेकिन वीकेंड थोड़ा रेस्ट के लिए भी दिया जाता है ना, थोड़ा रेस्ट फरमा लिया करें, ताकि ये भी जो मसला एक है आपका, घरेलू इतने काम होते हैं। ये बात अब वैसे है, तो आप भी हाउस हस्बैंड हैं तकरीबन। अच्छा हाउस हस्बैंड है, ये भी हमें क्यों हाउस वाइफ क्यों कहा जाता है नहीं, हमेशा? मैं बात तो है ना, मैं तो वैसे वर्किंग हाउस हस्बैंड हूं ना, देखिए काम पे भी तो आया हाँ है। ये बात है, वर्किंग हस्बैंड है, ये दोनों अच्छी कर बात लेते हैं, है। काम भी करना है, फिर घर जाके घर को भी संभालना, गुड। नहीं वो मेरी वाइफ भी ऐसी है, वो काम भी करती है, घर भी देखती है। इट्स अ पार्टनरशिप ना, हमेशा हम बात करते हैं, इट्स अ पार्टनरशिप, ये एक बड़ी अच्छी बात होती है। चलें जी, आप हमें जरूर बताएं आपका वीकेंड कैसा गुजरा। मैं कह रही हूँ, आप बताएं आपके घर में हाउस हस्बैंड है या वर्किंग हस्बैंड है? ये भी वैसे आज हमें जरूर बताएं कि हाउस हस्बैंड है, वर्किंग हस्बैंड है, हमें जरूर बताएं आप लोग मैसेज करके, बल्कि ये बताएं कोई जेंडर रोल्स नहीं डिफाइन इस्तेमाल करते हैं वर्किंग हस्बैंड हाउस हस्बैंड वाली, आप इससे कितना रिलेट करते हैं? नॉर्मली होता है ना कि हम बात करते हैं हाउस वाइफ या वर्किंग लेडीज। हाँ तो सेम उधर होता है ना, मतलब नहीं नॉर्मली हम इस्तेमाल नहीं करते ना ये इस्तेलाह। हम तो वर्किंग हस्बैंड चलो एक तरह से है, नहीं वो तो फिक्स है ना, हस्बैंड है तो वर्किंग ही होगा बेचारा। अरे लेकिन चलिए आप हमें जरूर बताएं, आज आप हमें बताएं आप हाउस हस्बैंड हैं, आप वर्किंग हस्बैंड हैं, आप कौन है आखिर, वो हमें जरूर बताएं। और कौन कौन से ऐसे घर के काम हैं जिनमें आप पार्टिसिपेट करते हैं, जिनकी जिम्मेदारियां बेसिकली आपने ली हुई हैं। सो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी क्या होती हैं घर के अंदर? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि डिफाइन हुई हो रिस्पॉन्सिबिलिटीज, या बाजू का डिफाइन नहीं भी होती, लेकिन ये होता है कि आप एक दूसरे का बर्डन शेयर कर रहे होते हैं एंड आप घर के काम जो शेयर करते हो। तो आपने जरूर बताना। अच्छा जी, वीकेंड के पर्सपेक्टिव से बात की जाए शुएब, तो वीकेंड पाकिस्तान के लिहाज से बड़ा जबरदस्त रहा। अच्छी अच्छी खबरें आई हैं, तो हमने सोचा आज हम शेयर भी करते हैं। पाकिस्तानी माउंटेनियर की बात भी करेंगे और साइकिलिस्ट की बात भी करेंगे। पहले बात करते हैं माउंटेनियर की। असद अली मेमन पाकिस्तानी कोह पैमा है और इन्होंने एंटार्क्टिका की जो बुलंद तरीन चोटी, बल्कि इसे सर्द तरीन चोटी भी कहा जाता है, वो इन्होंने सर की है। ये अगर हम सारे बड़े आजमों में देखें, और जो बुलंद चोटियां सर करने का एक मिशन है उनका, असद अली मेमन का, उस मिशन पे निकले हुए हैं। और इसी मिशन की एक कड़ी थी ये, जो कि एंटार्क्टिका की बुलंद तरीन चोटी थी माउंट विंसन, 4892 मीटर इसकी हाइट है, जिसको इन्होंने सर किया माशाल्लाह। वीकेंड पे ये एक अच्छी खबर आई थी, वी जस्ट थॉट कि आपसे जरूर शेयर करें, तो कांग्रेचुलेशंस टू असद अली मेमन। इसके अलावा एक और खबर भी हमारे पास थी चोटी सर करने से मुतालिक, वो समर खान साइकिलिस्ट, उन्होंने भी चोटी सर की है। और ये साउथ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है कंकागुआ, और ये 6961 मीटर इसकी बुलंदी है, इन्होंने ये सर की है। तो कांग्रेचुलेशंस टू समर खान एज वेल। एग्जैक्टली, वी आर सो प्राउड ऑफ यू। और इस तरह की देखिए कितनी मजे की स्टोरीज होती हैं जो कि हम लेकर आते हैं। अच्छा, वीकेंड के पर्सपेक्टिव से बात की जाए तो वीकेंड के पर्सपेक्टिव से जो आईसीसी वुमेन अंडर 19 वर्ल्ड कप मलेशिया में जो हुआ, और उसकी अगर बात की जाए तो 6 मैचेस थे, 6 में से 3 मैचेस हो गए, और 3 मैचेस जो है बारिश की वजह से नहीं हो सके। अब जो 3 मैचेस थे जो बारिश की वजह से नहीं हो सके, उसमें पाकिस्तान का मैच अमेरिका के साथ था, वो भी मनसूख हो गया। अच्छा, अब जो मनसूख हुए मैचेस उसमें अगर बात की जाए तो जाहिर सी बात है एक पॉइंट्स जो है वो दोनों टीम्स को जो है वो मिल जाते हैं, तो मतलब वो सारी पॉइंट्स को जो सारी टीम्स को जो ज़ाहिर है वो मिल गए। सो ये हुआ, मैच होता तो बहुत अच्छा होता। कोई बात नहीं, 20 तारीख को होगा ना पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड, और उसके बाद एक और मैच आयरलैंड के साथ भी पाकिस्तान का, तो अभी आगे अभी तो सफर का आगाज है। तो ऑल द बेस्ट टीम पाकिस्तान, एंड वी विश कि हम उसी तरह सेलिब्रेट करें, वही हाइप क्रिएट करें, उसी तरह से हम मेंशन करें मैचेस को जिस तरह हम अपनी मेंस टीम को सपोर्ट करते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जहां पर हमारी खवातीन आगे बढ़ती हैं। अब तो मेरा ख्याल है बड़ी, हम 2025 में हैं शुएब, और भी हम कह रहे हैं कि नहीं हमें करना चाहिए, बड़े अफसोस की बात है। मैं इसलिए कहता हूं कि ज्यादा करना चाहिए, वी आर डूइंग बट ज्यादा करना चाहिए। लेट मी बैलेंस इट इन दिस वे। ठीक है, वही एक ही बात। क्योंकि मैंने इसलिए भी सभी ने बात ऐड की, आज प्रोग्राम में भी हमारे पास ऐसे कुछ मौजूद हैं, इसमें स्पेसिफिकली एक तो खवातीन से रिलेटेड मौजू है कि खवातीन के लिए क्या क्या इवेंट्स हो रहे हैं, उस पर में डिटेल से बात करने। एक इवेंट है जो कि फरवरी में होना है इन लाहौर, बड़ी उसकी एक हिस्ट्री है, और 8वीं दफा पाकिस्तान में हो रहा है। मैं ज्यादा डिटेल्स पे भी बात नहीं करूंगा ब्रेक के बाद। रहिए हमारे साथ, ये है राइजिंग पाकिस्तान।
1, 2, 3, check. Season 1. हमको न मिल सका फकत एक सुकून दिल ए जिंदगी वगरना जमाने में क्या न था. सोशल मीडिया टॉक्सिक सिर्फ उस वक्त है जब आप उसको टॉक्सिक होने दें. मेरी नीड पूरी हो रही है, वांट टू अनलिमिटेड. दैट जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड. मैं यहाँ पर इस चीज को तालीम की कमी ही समझता हूँ. आप 3 तलाक देकर घर से ना निकाल दें. वही दवा उसका इलाज. आखिर मसला क्या है? अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर शो रिवायतों की लज़्ज़त. कबाब डाल दिए, ठीक है. इसको थोड़ा सा अच्छी तरह मिक्स कर लेना है. इसी मसाले को आप बहुत जगह यूज कर सकते हैं. पालक पनीर. डिफरेंट मेथड है इसका बनाने का. हम बॉईल करते हैं, बॉईल नहीं होगी, स्टीम होगी इसके अंदर. जो इसके जो आयरन है वो भी इसके अंदर बरकरार रहेगा. जहाँ हम आपके लिए लेकर आते हैं मजे मजे के खाने. खाना पका रहे हो, दरवाजे से पता चल जाती है कि जरूर कुछ अच्छा पक रहा है. हाँ, सिर्फ खाने नहीं बल्कि रिवायती खाने. लोबिया जो है वो बच्चों को कैसे खिलाई जाए. इसके कबाब बना लिए. कबाब जो है वो ऐसी डिश है जो बच्चे हर फॉर्म में खा लेते हैं. लजीज खाना जो होता है उसकी खुशबू से ही पता चल जाता है कि कितना मजे का खाना वो होगा. तो देखना मत भूलिएगा रिवायतों की लज़्ज़त सिर्फ और सिर्फ PTV होम पर. वेलकम बैक जी. राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद. और जिस तरह से आज इंट्रो में भी हमने बात की, हमारी खवातीन को प्रमोट करने की कितनी जरूरत है. टैलेंटेड वो ऑलरेडी हैं, अपॉर्चुनिटीज आप उनको दें और कोई भी फील्ड हो वो आगे बढ़ती जाएंगी और अपना पाकिस्तान का नाम वो रोशन करती जाएंगे. वो फील्ड्स हम देख रहे होते हैं जहां पर खवातीन आगे बढ़ रही हैं. अच्छा, बहुत ज्यादा चैलेंजेस भी होते हैं, काफी हर्डल्स उनको फेस करने पड़ते हैं, लेकिन किसी चीज से नहीं घबराती, आगे बढ़ती हैं और अपना नाम बना लेती हैं. अच्छा, अब ऐसे में शोएब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? वो होती है जी रिकग्निशन. यस. कि आप उनको एक्नॉलेज तो करें उनके काम को, काम उनको को. रिकग्नाइज तो करें. और वही वाली बात होती है, जब आपको एक रिकग्निशन मिलती है, एक्नॉलेजमेंट आपको मिलती है, तो आप ज्यादा इनकरेज होते हैं. एंड देन आप एक चीज को एक हाईलाइट भी कर देते हैं ना कि हाँ, अगर ये कर सकती हैं तो बाकी खवातीन देखेंगी कि उनको इस चीज का रिवॉर्ड मिला है, तो हम भी वो चीज कर सकते हैं. वो कोशिश भी करती हैं, कोशिश कर भी जाती हैं. हाँ, और फिर कुछ ऐसे इदारे भी होते हैं जो कि जिन्होंने ये बीड़ा उठाया हुआ होता है और वो खवातीन को रिकग्नाइज करने में अपना किरदार वो अदा कर रहे होते हैं. सो ऐसे ही में ब्रिटिश काउंसिल की अगर बात की जाए तो पिछले 8 सालों से एक जो फेस्टिवल है उसका इनेकाद वो लोग कर रहे हैं. और ये 2 रोजा फेस्टिवल है, विमेन ऑफ द वर्ल्ड फेस्टिवल 2025. इस मरतबा जो है वो 1 और 2 फरवरी को इसका इनेकाद किया जाएगा. और ऐसे में उन तमाम खवातीन को रिकग्नाइज किया जाएगा, उन तमाम खवातीन को रिवॉर्ड दिया जाएगा जो आगे बढ़ी हैं किसी भी फील्ड में, और स्पेशली जिन्होंने हर्डल्स जो फेस करते हुए जितनी भी हिंड्रेंस आई उन्होंने उसको फेस किया, आगे बढ़ी, नाम बनाया
اور اب جو ہے وہ وقت ہوا جاتا ہے شعیب جہاں پر ان کو ریکگنائز کیا Absolutely. جائے. آپ نے کہا نا کہ 8 سال سے پاکستان میں ماشاءاللہ ہو رہا ہے. ادروائز بھی ہم دیکھتے تو دنیا بھر میں یہ فیسٹیول ہو رہا ہے, اس کی ہسٹری پہ بھی ہم بات کریں گے, لیکن جو 8 سال سے پاکستان میں ہو رہا ہے ذرا اس کی بھی اپنی سگنیفیکینس ہے. اس بار چونکہ لاہور میں ہے تو لاہور کی طرف نگاہیں ہیں, اور اس ایونٹ سے متعلق ہم ڈیٹیل سے بات بھی کریں گے. ہمیں 2 زبردست مہمانوں نے جوائن کر لیا ہے. برٹش کاؤنسل سے ہمیں جوائن کیا ڈائریکٹر ریسرچ اینڈ انسائٹ ہیں ڈاکٹر مریم رب صاحبہ. السلام علیکم, گڈ مارننگ, سو گڈ ٹو ہیو یو. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جوائن کیا رابعہ قادر صاحبہ نے, آپ کیوریٹر ہیں وومن آف دی ورلڈ فیسٹیول کی. السلام علیکم جی, گڈ مارننگ ٹو یو ٹو. السلام علیکم. گریٹ ٹو ہیو یو بوتھ. ڈاکٹر صاحبہ آپ سے میں اسٹارٹ کر لیتا ہوں. پہلے بتائیں کہ آج صبح اٹھ کے تھوڑا ڈفرینٹ تو نہیں لگا آپ کو؟ ہم اکثر مہمانوں سے سوال کرتے ہیں کہ اچھا چونکہ ہماری تو عادت ہوگی صبح جلدی اٹھنا, تو آپ کی صبح کیسی تھی؟ آئی تھنک کافی عرصے کے بعد بہت اچھا لگا کہ صبح کے وقت اٹھتے تو ہیں لیکن باہر نہیں نکلتے. سو آج بہت اچھا لگا کہ اسلام آباد اور راولپنڈی کی سڑکیں کبھی خالی بھی ہوتی ہیں اور اس پہ گاڑی آرام سے چلائی جا سکتی ہے بغیر ٹریفک کے غصے کے اور بغیر اس ٹینشن کے ٹائم پہ پہنچیں گے. ویسے یہ بات بالکل ٹھیک ہے, جو صبح کی ڈرائیو ہوتی ہے نا, میرے لیے اگر بات کی جائے تو وہ تھیراپی ہوتی ہے کہ بڑے سکون سے آپ ڈیلی جو ہے نا صبح آپ آ رہے ہوتے, بڑی بات ہوتی ہے. اچھا جی, آپ فیسٹیول کے پرسپیکٹو سے اگر بات کریں تو تھوڑا اس کے بارے میں آپ سے ہم ضرور جاننے کی کوشش کریں گے. برٹش کاؤنسل کی بات کی جائے, تھوڑا سا اس ہسٹری کے بارے میں بتائیے گا کہ کس طرح سے اس کو منعقد کیا جاتا ہے. سو برٹش کاؤنسل آپ کو معلوم ہوگا 1948 سے پاکستان میں آپریٹ کر رہا ہے, اور ان کا بیسک فوکس جو ہے وہ یہ ایک ثقافتی ریلیشنز کو بنانے کا ادارہ ہے. سو ہم تعلیم میں کام کرتے ہیں اور خاص طور پہ لڑکیوں کی تعلیم کے لیے ہم برٹش کاؤنسل کا کافی فوکس ہے. برٹش کاؤنسل کی 2 لائبریریز ہیں, ایک کراچی میں ایک لاہور میں, جو کہ پبلکلی ایکسیسیبل ہیں, لوگ ان کو ایکسیس کر سکتے ہیں. پچھلے 18 مہینے میں برٹش کاؤنسل نے تقریباً 10 لاکھ امتحانات کا, انٹرنیشنل امتحانات کا انعقاد کیا ہے, جس سے تقریباً 2.5 لاکھ کے قریب بچے جو ہیں وہ مستفیض ہوئے ہیں, اور انہوں نے وہ اپنی کوالیفیکیشنز کے لیے اس کے تھرو کوالیفائی کیا ہے. اس کے علاوہ برٹش کاؤنسل پچھلے 2013 سے اسکاٹش اسکالرشپ اسکیم کے انڈر بچیوں کو اسکالرشپس دے رہا ہے, جس میں 17,000 کے قریب بچیاں اسکولز میں اور تقریباً 2,500 کے قریب بچیاں جو پاکستانی یونیورسٹیز میں پڑھتی ہیں ان کو اسکالرشپ دی گئی ہے اپنی تعلیم کو مکمل کرنے کے لیے. سو برٹش کاؤنسل کا بیسک فوکس ایجوکیشن پہ ہے, ایکسیس ٹو ایجوکیشن پہ ہے, کلچرل ریلیشنز پہ ہے, اور اس کے علاوہ کریٹو اور کلچر انڈسٹری میں. سو واو جو ہے وہ ایک ایسا فیسٹیول ہے جو کہ دنیا بھر, جو کہ UK سے شروع ہوا. ایک خاتون ہے جوڈ کیلی جنہوں نے اس کو پہلی دفعہ اس کے بارے میں سوچا, اور انہوں نے ایک ایسا پلیٹ فارم گلوبل لیول پہ خواتین کو دیا جہاں پہ, جیسے کہ آپ نے پہلے کہا انٹروڈکشن میں, کہ خواتین کو یہ موقع ملتا ہے کہ ان کی اچیومنٹس کو ہائی لائٹ کیا جائے, ان کو ایک ایسا پلیٹ فارم ملے جہاں پہ ان کو ریکگنائز کیا جائے. سو یہ UK میں انیشلی ہوا. پاکستان کا اعزاز یہ ہے کہ ساؤتھ ایشیا میں پہلی دفعہ پاکستان میں یہ فیسٹیول 8 سال پہلے شروع ہوا, اور اس کے بعد اب تک 8 فیسٹیول ہو چکے. باقی تو آئی تھنک ابھی آپ ایڈ کیجیے گا کہ 8 فیسٹیولز پہلے تو مجھے بتائیں کیسے رہے, کہاں پر ہوئے, اور ہر فیسٹیول آئی ایم شیور کہ پچھلے فیسٹیول سے اس کا ایک اسکوپ بھی بڑا ہوتا ہوگا, اس کا تھوڑا سا تھیم بھی ڈفرینٹ ہوتا ہوگا, پلیز بتائیے گا. بالکل. سو 8 فیسٹیولز پہلے ہمارے کراچی میں ہوئے تھے, اینڈ دین 21 اینڈ 22 میں ہمارے 2 ڈیجیٹل فیسٹیول ہوئے تھے. 23 میں پھر ہم کراچی گئے, اینڈ دین 24 اینڈ دس ایئر اگین لاہور میں ہم جا رہے ہیں. سو ہر سال فیسٹیول کی ایک تھیم ہوتی ہے. اس سال فیسٹیول کی تھیم ہے سرخاب. پچھلے سال ہماری تھیم تھی سکھیاں, لیکن اس دفعہ ہم نے فوکس کیا ہے سرخاب پہ. اردو کا محاورہ ہے جو ہم عام طور پہ طنزیہ لہجے میں خواتین کو بہت لگ گئے, سرخاب کے پر لگ گئے. تو ہم بس بالکل یہی کہانی بدلنا چاہ رہے ہیں کہ ہم عورتوں کو یہ کہیں کہ جب آپ سے کوئی اس طرح کہتا ہے کہ آپ میں کون سے سرخاب کے پر ہیں, تو وہ کہیں کہ ہیں. آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے تو یہ اور بات ہے, لیکن عورتیں بہت کچھ کرتی ہیں. جس طرح آپ لوگوں نے پہلے انٹروڈیوس کرایا, تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو نظر آتی ہیں, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو انویزیبل ہرڈلز ہوتے ہیں خواتین کے لیے. تو جس طرح ابھی آپ نے مارننگ روٹین کا پوچھا, تو ہماری مارننگ روٹین صبح ہوتی ہے اسکول بچوں کو بھیجنے کی. سو دین یو گو ٹو ورک, اور اس طرح کا کہ بہت سارے ہرڈلز جو ہوتے ہیں, جو بہت ساری مشکلات ہوتی ہیں, ان کو اوور کم کرنے کے لیے اگین پلیٹ فارم کا مقصد یہی ہے کہ خواتین ایک دوسرے کو دیکھیں گی کہ انہوں نے کیا اچیو کیا ہے, تو پھر آپ کے پاس رول ماڈلز ہوتے ہیں, آپ کو نظر آتا ہے کہ آپ بھی یہ کر سکتے ہیں, آپ لوگوں سے بات کر سکتے ہیں.
اٹس اے فری فیسٹیول, سو ایوری بڈی کین کم, کوئی اس میں ممانعت نہیں ہے, لیکن ہم انکریج کرتے ہیں خواتین, لڑکیوں کو اور فیملیز کو. اٹس اے فیملی فرینڈلی سیف اسپیس. اچھا تھوڑا سا میں چاہوں گی کہ تھوڑا فیسٹیول کا ماحول بھی بتائیں, سو دیٹ لوگ بھی انکریج ہوں, وہ ضرور آئیں, فیملیز کے ساتھ بھی آئیں. کس جگہ پر ہو رہا ہے, اس کی ٹائمنگز کیا ہے, اس کا اسکیڈول کیا ہوگا, اوور آل کیا کیا چیزیں اس کے اندر ہوں گی؟ سو ہمارا فیسٹیول 1 اور 2 فیبری کو ہے لاہور الحمرہ میں جو مال پہ ہے, الحمرہ کلچرل کمپلیکس پہ, اینڈ ٹائمنگز آر اپروکسیمیٹلی فرام 12 to 8. ہمارے فیسٹیول میں بہت ساری چیز ہوتی ہے, اگین کیونکہ خواتین کے لیے ہے تو خواتین کی انٹرسٹ کی ہر طرح کی چیز ہوتی ہے. ہم اس طرح کی چیز بھی کرواتے ہیں, جس طرح پچھلے سال ہماری میک اپ ورک شاپ اور سیلف ڈیفینس دونوں اکٹھی تھیں. اس دفعہ ہمارے پاس ڈانس ورک شاپس ہیں, اس طرح کی ورک شاپس ہیں فائنینشیل آٹونومی کے لیے, فری لانس کریئر اسٹارٹ کرنے کے لیے. پھر آبویسلی اٹس اے فیسٹیول, ادھر مارکیٹ پلیس ہوتا ہے, خواتین لیڈ بزنسز ہوتی ہیں, فوڈ obviously nothing is complete without food in Pakistan. But we also have performances. So Suhai Abru ka dance performance hai. Raqi Jameel and his female students are going to be doing a tribute to Hania Aslam. We have a performance by female Qawwals. Wow. So, female Qawwals? Yes. That's Areeb something Azhar. new. Yes. Areeb Azhar curate kar rahe hain. Okay. Qawwali hai khawateen ke saath. So it is lots of fun. Films showcase hoti hain. So Destinations Media ki arts ki films hain, khawateen ki, and then we have films on women who are football players and boxers, Very nice. martial arts. So lots of things. تو یہ دیکھیں, یہ وہ ریکگنیشن ہے جس کی ہم بات کریں, کہ آپ ایکنالج کریں, ان کو ہائی لائٹ کریں, جو کام وہ کر رہی ہیں وہ ایک پلیٹ فارم ان کے پاس ہو, ایک اپرچونٹی ہو, وہ جا کر بتائیں کہ ہم یہ کرتے آ رہے ہیں اور ہم یہ کر سکتی ہیں. سو میرا خیال ہے یہ ایک بڑی زبردست ایک چیز ہے. اب کیا چیلنجز ہوتے ہیں اس کے اندر, کوئی آپ لوگوں کے پرسپیکٹو سے اگر دیکھا جائے, برٹش کاؤنسل کے پرسپیکٹو سے, سو وٹ ڈو یو تھنک, کیا امپیکٹ آتا ہے, کیا چیلنجز ہوتے ہیں؟ آئی تھنک سب سے انٹرسٹنگ چیز یہ ہوتی ہے کہ آرٹیزنس کو پلیٹ فارم دیا جاتا ہے اور آرٹسٹ کو پلیٹ فارم دیا جاتا ہے, بٹ اس کے علاوہ ہم بہت ساری یونیورسٹیز کے ساتھ بھی کولیبوریٹ کرتے ہیں. جس طرح اس فیسٹیول میں لاہور کالج فار وومن یونیورسٹی کے ساتھ ہم کولیبوریٹ کریں, ان کی بچیاں آ کے والنٹیئر کریں گی, وہ اس فیسٹیول میں کیوریٹرز کی اور پروگرام میں کچھ مدد کریں گی اور ساتھ دیکھیں گی کہ چیزیں کس طرح کی جاتی ہیں. آئی تھنک سب سے جو ضروری چیز ہوتی ہے فیسٹیولز میں, پچھلے دنوں میں نے کسی سوشل میڈیا پہ پڑھا کہ جی فلاں فیسٹیول ہوا اور وہاں پہ سب سے زیادہ کھانے کے جو اسٹال تھے وہ پاپولر تھے, اگر آپ کو یاد ہے. تو آئی تھنک اس طرح کے فیسٹیولز میں جس چیز کا چیلنج ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو انگیج کرنا ہوتا ہے, اور بچیوں کو یہ احساس دلایا جائے کہ یہ چیز ہے. جو رول ماڈلز کی بات ہوئی تھی کہ آپ آج ان خواتین کو, پیماؤں کو اگر دیکھیں گے, اور آپ اگر سائیکلسٹ کو دیکھیں گے, اور آپ اگر ویمنز کرکٹ ٹیم کو دیکھیں گے, تو آپ کو یہ آپ اسپائر کریں گے اور آپ اس سے انسپائر ہو کے آپ کوشش کریں گے کہ کل کو آپ بھی انہی میں سے کسی چیلنجنگ قسم کے کیریئر کو فالو کر سکیں. اور کیونکہ برٹش کاؤنسل بہت زیادہ کام کرتا ہے تعلیم میں تمام پاکستان کی پبلک سیکٹر اور پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز کے ساتھ, تو ہمارا فوکس ان ڈفرینٹ پروجیکٹس جو ہے وہ خواتین کے اوپر ہوتا ہے, بچیوں کی تعلیم کے اوپر ہوتا ہے. ہمارے جو ون آف آر آن گوئنگ پروگرامز جس کا نام ہے آواز, تو وہ ایک آواز اور اکاؤنٹیبلٹی کا پروجیکٹ ہے جس میں خواتین اور پسماندہ افراد کو مین اسٹریم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, انہیں اسکلز دیے جاتے ہیں تاکہ وہ اپنی زندگی کو بہتر بنا سکیں. سو اس طرح کے جو پلیٹ فارمز ہوتے ہیں یا اس طرح کے جو فیسٹیولز ہوتے ہیں ان کو ہم شو کیس فیسٹیولز بھی کہتے ہیں, تاکہ وہ جو کام ہم کر رہے ہوتے ہیں مین اسٹریم وہ ادھر جا کے اس کو اجاگر کیا جاتا ہے ایک گلوبل, کیونکہ اس فیسٹیول کی صرف فزیکل فیس ٹو فیس ریچ ہوتی ہے اور ایک ڈیجیٹل ریچ ہوتی ہے, اور بہت زیادہ آئی تھنک رابعہ آپ کو فگرز دیں گی کہ بہت زیادہ لوگ اس کو ڈیجیٹلی ایکسس کرتے ہیں فیس بک کے ذریعے بھی ہیں. کہ پچھلے 8 سال کا بھی بتائیے گا کہ جب ہم بات کریں کہ اس کا کتنا اسکوپ رہا, اور اس بار کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں آپ لوگوں کی ڈیجیٹل بھی اینڈ فیس ٹو فیس؟ جی, ہمارا سنس کووڈ جو ہم نے ڈیجیٹل فیسٹیولز کیے تھے, اس کے بعد جو ہمارے فیس ٹو فیس فیسٹیولز ہیں وہ بھی ہائبرڈ ہیں. تو ہماری اسٹریمنگ ہوتی ہے, لائیو اسٹریمنگ ہوتی ہے, بہت سارے سیگمنٹس جو ٹاکس ہوتی ہیں, پرفارمنسز ہوتی ہیں, کچھ وہ بھی لائیو اسٹریم ہوتی ہیں. پیپل ٹیون ان دنیا بھر سے, سو آپ جیسے نمبرز تو نہیں ہیں بٹ پھر بھی 4 لاکھ کے قریب ہماری ویورشپ ہو جاتی ہے. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ
फेस टू फेस में ऑब्वियसली जितने लोग आएँ, वी इंकरेज फैमिलीज अगेन एंड गर्ल्स एंड चिल्ड्रन. हमारे बच्चों के लिए भी सेगमेंट्स होते हैं, इंटरैक्टिव भी, और वर्कशॉप्स भी होती हैं. अच्छा, इन वर्कशॉप्स के लिए क्या रजिस्ट्रेशन करानी पड़ती है? सो रजिस्टर भी कर सकते हैं. वी इंकरेज के रजिस्टर कर लें, क्योंकि देन आपके पास डिटेल होता है, अप टू डेट रहते हैं. आप उसके अकॉर्डिंगली मैनेज कर लेते हैं अपनी स्पेसेस. बिल्कुल, लेकिन वर्कशॉप्स आर आल्सो फ्री, सो नोबडी पेज एनीथिंग. सो एंड वी हैव वेरी नाइस फैसिलिटेटर्स. इस दफ़ा जो हमारी वर्कशॉप्स हैं उसमें हमारी, जिस तरह मरियम ने कहा, इंक्लूसिव फेस्टिवल है, तो हम कोशिश करते हैं कि साइन लैंग्वेज इनेबल्ड हो. ऑलमोस्ट ऑल ऑफ आवर साइन लैंग्वेज इनेबल्ड, जिसका मतलब है कि टॉक्स के लिए भी इंटरप्रेटर होंगी और एट द वेन्यू भी होते हैं कि अगर किसी ने किसी को बुलाना हो, किसी से बात करनी हो, तो उसमें हमें बहुत मज़ा आता है कि बहुत सारी कॉन्वर्सेशंस जो वैसे नहीं हो सकती वो हम उनके लिए फैसिलिटेट कर सकते हैं. और रैंप का एक्सेस होता है. एंड जो वर्कशॉप्स हैं अगेन उनमें हम कोशिश करते हैं बच्चों के लिए भी, बड़ों के लिए भी, कि हम फैसिलिटेट कर सकें कि हर तरह के लोग शामिल हो सकें. बाइलिंगुअल रखने की कोशिश करते हैं कि किसी को कोई दिक्कत ना हो, जो बात वहाँ पे हो रही है वो आम फहम हो, समझ जाए, लोग उससे इस्तेफादा हासिल कर सकें. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. बाजू का जब हम देख रहे होते हैं सिर्फ फॉर्मेलिटीज के लिए भी बहुत सारे इवेंट्स हो रहे होते हैं कि बस फॉर्मेलिटी हो रही है, 2-4 डोनर्स होते हैं उनको दिखाने के लिए, तो वो एक मकसद जो होता है ना वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने उस मकसद को अचीव करना, वो ये है कि सबकी समझ में वो बात आ जाए. लेकिन आप लोगों ने भी जरूर जाना है. ये भी इम्पोर्टेंट है कि जिस तरह से अबे ने बताया कि फैमिलीज जाएं, बच्चों के लिए भी वहाँ पे एक्टिविटीज हैं, खवातीन लाजमी जाएं, ताकि बाकी खवातीन को आप देखें, उनके कामों को आप देखें और उनके कामों को जो है आप सेलिब्रेट करें, सो दैट आप भी इनकरेज हो और उसके बाद आपको ये लगे कि आप भी कर सकते हैं. ऑब्वियसली लाइक माइंडेड लोग भी वहाँ पर मौजूद होंगे. एब्सोल्युटली. इसमें एक चीज और भी सबीन के, जब हम पसमानदा इलाकों की बात करते हैं, उनकी नुमाइंदगी कितनी इंपॉर्टेंट होती है, उनको एक्सेस देना कितना इंपॉर्टेंट है. इस पर दोनों से कमेंट होंगे. पहले डॉक्टर साहब आपसे पूछूंगा मैं, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू ब्रिटिश काउंसिल, पसमानदा इलाकों की जो खवातीन उनके लिए क्या किया जा रहा है? आई थिंक इस फेस्टिवल के कॉन्टेक्स्ट में मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी कि ब्रिटिश काउंसिल तालीम और फ़नून और सकाफ़त के अलावा जो एक चीज़ पे काम करता है वो थॉट लीडरशिप रिसर्च पे काम करता है, जो कि मेरा अपना डिपार्टमेंट है. और उसमें हम मुख्तलिफ चीज़ों में रिसर्च करते हैं और हमारी ये कोशिश होती है कि रिसर्च सिर्फ सिटीज़ और अर्बन एरियाज़ पे फोकस ना हो, वो पसमानदा इलाकों पे भी जाए, वो उन अनरीचेबल इलाकों पे जाए जो कि जनरली मिस आउट हो जाते हैं, जहाँ पे मीडिया की या इंटरनेट एक्सेस नहीं होता या किसी वजह से. सो हमारी एक रिपोर्ट जो हम रिसर्च रिपोर्ट लॉन्च कर रहे हैं वो सस्टेनेबल फैशन पे है. और उसमें तकरीबन साउथ पंजाब और सिंध के काफ़ी सारे इलाकों में जो लोग टेक्सटाइल पे काम करते हैं, चाहे वो नेचुरल फैब्रिक डाइंग पे है या आप जो वीव करते हैं क्लॉथ उस पे है, उसमें उस तमाम पॉपुलेशन जो उस, और मोस्टली इनमें खवातीन भी होती हैं जो कॉटेज इंडस्ट्री की, जो अपने घरों पे बैठ के काम करती हैं, चाहे वो सिलाई का काम है, कढ़ाई का काम है. सो वो रिसर्च रिपोर्ट लॉन्च हो रही है इस फेस्टिवल में, और उसकी ऑफ कोर्स उसके ऊपर डिस्कशन भी होगी, उसके ऊपर डायलॉग भी होगा. और उसमें जो एक चीज़ बहुत ज़्यादा हाईलाइट की जा रही है वो ये है कि वो कौन से ऐसे इदारे हैं जो कि सस्टेनेबल फैशन को आजकल सपोर्ट करते हैं. और उसके अलावा जो डाइंग क्राफ्ट, जो वो स्किल्स जो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहे हैं, चाहे वो नेचुरल डाइंग है या वो कढ़ाई सिलाई है, जो कि अब आहिस्ता आहिस्ता हाथ से करना ख़त्म हो रहा है, तो उसको किस तरह से हम प्रमोट कर सकते हैं और उसको किस तरह हम मेन स्ट्रीम में ला सकते हैं, ताकि उसका जो इफ़ेक्ट है वो पाकिस्तान पे कैसे होगा. और ये इससे छोटी सी एक इससे जुड़ी हुई बात ये है कि ब्रिटिश काउंसिल माहौल वेलकम बैक. अक्सर हम इंटीरियर की तस्वीरें देख के कहते हैं तो ख्वाबों का जहां है. लेकिन जो ख्वाबों का जहां है, वाकई ख्वाबों का जहां सिर्फ नहीं तो हकीकत में भी हो सकता है. कैसे होगा ये सेगमेंट, उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है. आपका लिविंग रूम, आपका ड्राइंग रूम, बेडरूम, किचन,
कैसा होना चाहिए, उसमें फर्नीचर कैसा होना चाहिए, उसका इंटीरियर कैसा डिजाइन होना चाहिए, रंग कौन से होने चाहिए, किन रंगों का आपने इंतखाब करना है, इस मौजू पर आज हमारा सेगमेंट है और इस पे हमें ज्वाइन किया है इंटीरियर डिजाइनर सजर मलिक। सजर साहब, साहिबा अस्सलाम वालेकुम। मुझे क्या हो गया है, मेरे फंबल्स बहुत ज्यादा हो गए। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। ग्रेट टू हैव यू। कितना अरसा आपको हो गया इस शोबे से मुंसलिक विद इंटीरियर डिजाइनिंग? मुझे ऑलमोस्ट 3 to 4 years हो गए हैं। कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है? एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा है क्योंकि मेरा इंटरेस्ट इसमें था। ओके। और जब आपका इंटरेस्ट इसमें होता है तो आप और ज्यादा उसमें मेहनत करते हैं और आप और ज्यादा उसमें अचीव करते हैं। बिल्कुल ऐसे है। कुछ टफ क्लाइंट्स होते हैं हमारे तरह के, टफ क्लाइंट समझ नहीं आ रही चाहिए, वो चाहिए, बिल्कुल ऐसे क्यों होते है, हैं। वैसे क्यों है? और ज्यादा मसला तब होता है जब आप सब कुछ तैयार करके दे देते हैं और फिर क्लाइंट बोलते हैं कि नहीं मुझे ये चीज नहीं चाहिए थी, तो वो फिर एक दोबारा से प्रोसेस शुरू होता है, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। वो हमारे लिए भी थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि हम उखाड़ पे छाड़ करना दोबारा से। फॉर एग्जांपल क्योंकि हमें कोई कह दे कि सेट को बिल्कुल चेंज कर दो, इट्स बिल्कुल। डिफिकल्ट। अब ये वो कहने वाली है सेट के। You अच्छा, never know. वैसे आपकी एक्सपर्टीज की, बिकॉज हर इंटीरियर डिजाइनर की बात की जाए तो वो अपनी एक्सपर्टीज, अपनी एक आंख होती है, उसके उस लिहाज से देख रहे होते हैं। आपको क्या लगता है ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं यहाँ से जो निकलनी चाहिए सेट से, और कौन सी 3 चीजें जो कि ऐड होनी चाहिए आपकी नजर में? 2024 में बनाया था, तब 25 आगे तो अब मे बी 2025 के पर्सपेक्टिव से। नहीं, 2025 के पर्सपेक्टिव से तो अच्छा ही है क्योंकि उसमें ज़्यादा राउंड शेप्स आ रही हैं और बहुत कर्वी फर्नीचर आ रहा है। जैसे कि अभी मैं ये सोफ़ा देख रही हूँ, ये भी कर्व में है और फिर आपका टेबल भी, तो उसके अकॉर्डिंग तो 25 के अकॉर्डिंग तो बेस्ट है ये। बट क्योंकि मुझे जिस तरह से बीन आपके पीछे वो मुझे प्लांट एक नज़र आ रहा है, वो एक कर्वी होना चाहिए क्योंकि शार्प एक वो दे रहा है इमेज, तो उसको अगर चेंज करके यहाँ पे कोई कर्व का हम रख लें प्लांट तो वो बेहतर है। और दूसरा ये कि जो हमारा फोकल पॉइंट है ये हमारा टेबल है, तो टेबल के साथ मुझे जो बीइंग इंटीरियर डिजाइनर मुझे रग बहुत पसंद है, तो मुझे यहाँ पे वो एक चीज मिसिंग लग रही, तो मैं एक वो चीज ऐड करना चाहूँगी। बिल्कुल ठीक है। दोनों पॉइंट्स लेकिन ऐसे हैं कि इस पे बात हमारी हुई है। एक सबीन ने अक्सर इस पौधे से मुताल्लिक खुद कह देती होती है पौधा हटाओ मेरे पीछे से। अरे ये मेरे अक्सर मेरे ऐसे ही ऊपर से ना 1-2 दफा ऐसे निकला जैसे मेरा सींग निकला, तो वो बिल्कुल एक ना शार्प वो एक लुक देता है, तो उसको थोड़ा सा, क्योंकि बाकी एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है। और रग भी यहाँ पे था, रग मैंने हटवाया था। अच्छा, सही। आई डोंट नो व्हाई, बस मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। रग अच्छा नहीं था, वो अच्छा वाला रग अगर रख दिया तो आगे बढ़ते हम लोग। अच्छा जी सजल, अब अगर बात की जाए जरा हमारे पास कुछ स्लाइड्स भी हम चाहेंगे वो भी साथ साथ दिखाई जाए, ताकि हम जो है वो ट्रेंड्स मुतालिक हम जो है वो उसको आज तो आप जरा काम दिखाएं जी। आई थिंक लेट्स स्टार्ट विद बेडरूम पिक्चर्स, Exactly. कि हम आपको दिखाएंगे भी और सजर उसको एक्सप्लेन भी करेंगे। प्लीज सजर आप एक्सप्लेन कीजिएगा क्या क्या चल रहा है आजकल। अच्छा, मेरा जो डिज़ाइन है मैं ज़्यादा मिनिमलिस्ट तरफ जाती हूँ, और ये अगर आप देख रहे हैं तो ये बेडरूम का डिज़ाइन है, और इसमें मैंने लो प्रोफाइल बेड दिया हुआ है और मैंने बहुत ज़्यादा वुडन टेक्सचर ऐड किया हुआ है, क्योंकि जब आप टेक्सचर ऐड करते हैं तो वो एक बड़ी डेप्थ क्रिएट कर देता है रूम में। और साथ ही मैंने एक इसमें एक्सेंट वॉल बनाई है ग्रे कलर की, क्योंकि ग्रे टोन और उसके साथ मैंने उसमें भी टेक्सचर ऐड कर दिया, वो भी एक बड़ा डेप्थ क्रिएट कर रहा है रूम में। एंड देन ब्लाइंड्स, बिल्कुल ब्लाइंड्स, और फिर मैंने प्लांट्स का बहुत ख्याल रखा है कि कोई ना कोई एक ग्रीनरी ज़रूर ऐड हो, क्योंकि जो आजकल हमारा चल रहा है पोल्यूशन, उस हवाले से अगर हम देखें तो प्लांट्स का बहुत ज़्यादा रोल है हमारे घर इंडोर। बिल्कुल बिल्कुल जरा बेहतर हो जाती है। बिल्कुल। और इसमें मैंने राउंड मिरर दिया, अगर पीछे वाली इमेज अगर आप देखें तो उसमें मैंने फुल लेंथ मिरर दिया है, और अगर आप मिरर ज्यादा देते हैं तो आपका जो रूम होता है वो एक बड़ी बिग वो लुक क्रिएट करता है। अच्छा, आजकल हम देख भी रहे हैं कि उस तरह के ड्रेसिंग टेबल्स का रुझान खत्म हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। सिर्फ कंसोल और सिर्फ राउंड सा मिरर एंड दैट्स इट। अच्छा, अब अगर वैसे देखा जाए वैसे भी स्मार्ट फर्नीचर का रुझान काफी, वो चुनियोटी खत्म हो वो खत्म हो गया। पसंद की बात होती है, कोई फ्रेंड ना हो जाए इस बात पे, बिकॉज आपको पसंद है तो इट्स परफेक्टली फाइन, लेकिन हम सिर्फ ट्रेंड्स की बात करें, कुछ लोग ट्रेंड्स फॉलो करना चाहते हैं, कुछ ट्रेंड्स नहीं फॉलो करना चाहते, तो इट्स बिल्कुल ऐसे, क्योंकि इससे ये होता है कि सर्कुलेशन स्पेस आपको थोड़ी ज्यादा मिल जाती है, और फिर होता है कि ज्यादातर अपार्टमेंट्स का रुझान ज्यादा बढ़ रहा है। अच्छा, लेकिन सचर ऐसे देखा जाए तो मतलब एक अगर बेड फुल डिजाइन वाला बेड है उसको देखा जाए और एक स्मार्ट बेड देखा जाए तो लेंथ और विड्थ मतलब साइज में इतना फर्क नहीं होता, लेकिन बहुत ज्यादा फर्क नहीं, सिर्फ आप सिर्फ रूम के अंदर जब एंटर होते हैं तो आपको एक घुटन सी महसूस होती है अगर भरा भरा सा फर्नीचर। बिल्कुल ऐसा ही है, तो वो ये सारी चीजें आपके मूड पे भी बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं। कहने को तो सिर्फ फर्नीचर कलर्स ही होते हैं, बट ये एक्चुअल में हमारे मूड को किस तरह रिलैक्स कर सकते हैं, किस तरह एनर्जाइज कर सकते हैं, काफी चीजें रिलेट करती हैं। अच्छा, ये उसी रूम का नाइट मोड है। अगर आप देखें तो इसके पीछे मैंने टेक्सचर ऐड किया हुआ है वॉल पे, तो वो एक बड़ा एक ड्रामेटिक लुक क्रिएट कर रहा है। इट्स अ वॉलपेपर और साइड पे लाइट्स हैं। जी जी, ओके, इट्स नाइस, और डेप्थ बहुत अच्छी नजर आ रही है उसकी वजह से।
اچھا نیکسٹ پکچر پہ جاتے ہیں. اوکے. اور اگر وارڈروبس کی بات کریں تو وارڈروبس آج کل بڑی سلیک سی چل رہی ہیں اور سلائڈنگ چل رہی ہیں اور سی تھرو آپ گلاس ڈورز لگا سکتے ہیں اور اندر بھی میں نے لائٹس کا اس میں دیا ہوا ہے, تو یہ بھی آج کل بہت زیادہ ان ہے. اور ٹھیک ہو گیا. پھر یہ چیسٹ آف ڈرارس میں نے دیا ہوا ہے. اب انٹیریئر ڈیزائنر جو ہوتے ہیں وہ ساری چیزیں بڑا بیلنس دیکھ کے چلتے ہیں. اب چیسٹ آف ڈرارس کے اوپر میں خالی نہیں چھوڑ سکتی تھی, تو وہاں پہ میں نے ایک پینٹنگ ایڈ کر دی جو کہ ایک بیلنس کریٹ کر رہا ہے. دروازے کا رنگ کتنا مختلف ہے. یہ کلر پہ بھی ہم آگے چل کے بات کریں گے کہ کن کلرز کی. اچھا تھوڑا سا گرے, مجھے سوری میرے سے بڑا دور ہے, مجھے نظر بڑا کم آ رہی ہے, سلائڈ مجھے بڑی کم نظر آ رہی ہیں. گرینش گرے سا کلر ہے, زبردست. چلیں جی اب آگے بڑھتے ہیں اور ذرا کچن کی بات کرتے ہیں کہ کچن آپ کا کس طرح کا ہو سکتا ہے. ویسے بھی زیادہ ٹائم کیونکہ کچن میں گزر رہا ہوتا ہے نا, اسپیشلی خواتین کا, جو بھی ہاؤس ہسبینڈز کا بھی. آج شروع ہی ہم نے کہا تھا سلائڈ دکھا دیں جی, مہربانی آپ کی. چلیں جی. تو یہاں پہ بھی میں نے ٹیکسچر کا بہت زیادہ دھیان رکھا ہے, کیونکہ جب آپ ٹیکسچر ایڈ کرتے ہیں کسی بھی چیز میں تو وہ بڑا ایک وارم, ایک کوزی وائب دیتا ہے. تو منیملسٹ بھی یہی چیز ہوتی ہے کہ آپ جتنا اس کو سمپل رکھ سکیں اتنی وہ کوزی وہ وائب دے گا. لیکن سجر یہ بھی تو ہوتا ہے کہ جب آپ ٹیکسچر ایڈ کر دیتے ہیں تو اس سے بھی تھوڑی بھری بھری سی لک آنا شروع ہو جاتی ہے, اور اگر آپ صرف اس کو سالڈ رکھ رہے ہوتے ہیں تو اس سے ایک کھلا سا آپ کو کچن یا روم یا کوئی بھی جگہ ہے وہ آپ کو لگ رہی ہوتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور اس میں وہی آپ دیکھ سکتی ہیں کہ باقی چیزیں بڑی پلین ہیں, تو کچھ مجھے ٹیکسچر ایڈ کرنا تھا, تو اس کے لیے پھر میں نے یہاں پہ ووڈ کا ٹیکسچر بہت ضروری مجھے لگا ہے. اگین آئی وڈ سے کہ بہت ڈفرنٹ سا کلر ہے اس میں. پھر بالکل اس پہ میں آگے بات کروں گی کلر پہ, اور یہ بڑا سوچ کے رکھا گیا ہے یہ کلر. آلرائٹ, ٹھیک ہے جی. نیکسٹ دکھائیں جی لیونگ روم کی کچھ پکچرز دکھا دیں, ہم ذرا اس پہ بھی کامنٹ لے لیتے ہیں. لیونگ روم کیسا ہونا چاہیے, اور جس طرح انہوں نے کہا کہ منیملسٹ سیم کی اپروچ ہے, تو یہ لیونگ روم سٹارٹ ہو گیا. لیونگ روم اگر دیکھیں تو جہاں ہمارا زیادہ ٹائم اسپینڈ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تو وہاں پہ ہم نے گرین اور یہ ووڈ کا ٹیکسچر ہم نے ایڈ کیا, اور بہت زیادہ بیج ہم نے یہاں پہ یوز کی ہے. تو یہ بڑا ریلیکس ایک موڈ آپ کا نا کریٹ ہو جاتا ہے, دیکھنے میں بڑا زبردست سا لگ رہا ہے. بالکل سوتھنگ افیکٹ آتا ہے گرین سے. یہ اسی کا ہی ہے بٹ دوسرا اینگل ہے. اور اس میں بھی بہت زیادہ اسٹریٹ لائنس نہیں میں نے ایڈ کی بہت زیادہ. اب اس میں ایک اور اگر اینگل ہوگا تو وہ ایک کروی فرنیچر میں نے ایک ایڈ کر دیے. یہ ٹی وی یونٹ کے سامنے میں نے ایک ایکسنٹ چیئر رکھی ہے جو کہ ایک کروی ہے, جو میں نے آپ کو بتایا کہ آج کل جو ٹرینڈ میں آئے گی وہ کروی فرنیچر آ جائے گا. بہت شارپ ایجز نہیں. بالکل. یہاں پہ میں نے ایک اسکائی لائٹ دیا ہوا ہے, کیونکہ زیادہ ٹائم ہم اگر گھر میں گزارتے تو ہمیں سن لائٹ بھی چاہیے ہوتی ہے, تو مطلب ہم نے ایئر کوالٹی کا بھی خیال رکھنا ہے کہ ہماری ایئر کوالٹی بھی بہتر ہو, ہمیں سن لائٹ بھی, وائٹامن ڈی بھی ہمیں چاہیے ہوتی ہے. تو سب چیزوں کو دیکھ کے پھر ہم بالکل یہ آگے اور زیادہ ان ہو جائے گی. یہ بالکل یہ بھی تو سٹارٹ ہے اس کا. اکثر لوگ کہتے ہیں نا اسکائی لائٹ ٹھیک ہے وہ کروا تو لیں گے, صفائی کون کرے گا اوپر جا کے اس کی, یہ ہوتا ہے. اچھا آئی تھنک کلرز پہ بات کر لیتے ہیں کہ کون سے کلرز ان ہیں, اسپیشلی 2025 کے کون سے کلرز ہیں. سو پلیز آج سے سلائڈز دکھائیے گا, پلیز بتائیے گا. کلر آف دا ایئر جو ہے وہ موکا موس چل رہا ہے آج ہمارا آج کل کا جو کلر ہے, اور اس میں اگر ہم شیڈز کی بات کرتے ہیں تو بڑے میوٹیڈ ٹونز چل رہے ہیں, جو آپ نے کچن میں بھی دیکھا ہوگا وہ بڑا میوٹ کلر ہے, گرینش میوٹ کلر ہے. اور اس کے علاوہ یہ والا جو کلر ہے یہ براؤن کو بھی اگر ہم تھوڑا میوٹ کر دیں, لائک تھوڑا اورنجش اور گریش ٹون میں چلے جائیں تو یہ پھر ایک شیڈ کریٹ ہوتا ہے. اچھا لاسٹ ایئر اف آئی ایم ناٹ رانگ پیچھے فرسٹ تھا. بالکل بالکل دیٹ واز اگین ویری نائس, لیکن اس بار بڑا ڈیفرنٹ ہے. اس دفعہ دیکھیں گے تو سارے اسی ٹونز میں آپ کو, گرین کے بھی اسی طرح ٹونز میں ملیں گے اور باقی بھی اسی ٹونز میں آپ کو شیڈز ملیں گے. بھی لیونگ روم. اچھا واو, یہ کتنا ڈیفرنٹ مزے کا لگ رہا ہے. اور یہ فرنیچر کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کرو تو آ ہی رہے ہیں, بٹ جو ہمارے جو پرانے امیوں کے اور دادیوں کے زمانے کے جو فرنیچر تھے وہ بھی ان ہو رہے ہیں. اچھا یہ بڑی زبردست بات ہے واقعی میں. ہم نے اور یہ اب فرنیچر اگر آپ دیکھیں تو بڑے مہنگے مل رہے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. تو میں ان کو بتانا چاہتی ہوں جو پھینک دیتے ہیں پرانی اپنی امیوں کا اور دادیوں کا فرنیچر, تو مت پھینکیں ان کو, کیونکہ وہ بہت ضروری ہے آج کل کے دور میں. وہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ وہاں پہ اگر ہم رکھیں گے تو وہ اور زیادہ ایک لک کریٹ ہو جائے گی. تو یہ چیزیں بہت میٹر کرتی ہیں. اسٹور میں جائیں دوبارہ سے, وہاں پہ ایسی کوئی چیز رکھیے, اس کو دوبارہ سے ٹھیک کروائیں اور ایڈ کریں اپنے لیونگ روم میں اور ڈرائنگ روم میں. اور کسی کو اگر دے دیا نا ایسے ہی کہ بس رکھ لو, اب کسی کام کرنے واپس مانگ لو. صحیح بتا رہی ہوں. مانگنا ونس یو ہیو ڈن دیٹ, دے دی پر دے دی ہے. سر بہت چکے ساتھ موجود تھی اور ہم تھوڑے سے مشورہ دینے کی آج ہم نے کوشش کی ہے کہ لیونگ روم, بیڈ روم اور کچن میں کیا آپ کلر تھیم رکھیں, کیسے فرنیچر ہو,
تھوڑا سا کروی فرنیچر ہو, وہ انہوں نے کہہ دی کہ وہی چل رہا ہے, اور کلر سے متعلق انہوں نے بات کی کہ کون سے کلرز کا انتخاب کریں, یا منیملسٹ رہیں تو آپ کا جو روم ہے وہ زیادہ اچھا لگتا ہے. اور باقی دیکھیں, باقی آپ کی مرضی ہے, جو آپ کو اچھا لگے وہ کمپلیٹلی اپ ٹو یو. اپ ٹو یو. ایک بریک لیتے ہیں, واپس آئیں گے, اسٹے ود اس. सुलझा टूटा फूटा आवे का आवा इस तरह लोगों की सीमट के गट्टू की तरह. मेरी भाभी आप मेरी जायदाद भी अपने नाम लिख लें, दौलत भी लिख लें. बारिश में खड़ा होकर पी रहा था. आजा. ये किया लग गया. अब पुत्र ऐसे ही लगाना है. शाबाश, तुम समझ गए. इस खुशी में खाना होगा आपके जाने के बाद. मेरा इलाज इधर ही कर. क्या हुआ जी आपको? बीपी लो रहेगा. दादाजी क्या हुआ? बीपी लो रहेगा. मेरा दादा, मेरा बेटा, मेरा पुत्र. इल्म एक लाजवाल दौलत जो खर्च करने से घटती नहीं बढ़ती है, और आपके इल्म में इजाफा करने के लिए पीटीवी नेटवर्क लेके आ रहा है एक मेगा क्विज शो अज़्म आलीशान, जो होगा नेशनल और इंटरनेशनल नॉलेज से भरपूर. एक ऐसा शो जो हर पाकिस्तानी के लिए लेके आएगा इल्म का खजाना. इसमें पूछे जाएंगे हमारे स्टूडेंट्स से प्यारे पाकिस्तान से रिलेटेड मालूमाती सवाल, जो होंगे जनरल नॉलेज, एंटरटेनमेंट और स्पोर्ट से भरपूर. अज़्म आलीशान देखना हरगिज मत भूलिएगा, सिर्फ पीटीवी होम पर. शाद रहे आबाद रहे मेरा पाकिस्तान, अज़्म आलीशान, अज़्म आलीशान. माही, तुझे मुझसे प्यार बहुत है. नहीं पगली, मेरे पास डेटा बहुत है. यूफोन 4G की सोशल एक्सट्रीम ऑफर से एंजॉय करो 25 GB डेटा और 100 ऑफ नेट मिनट्स, क्योंकि यूफोन 4G के पास डेटा बहुत है. कि आखिर ऐसा क्या माजरा है कि आप दोनों अम्मा के बेटे हैं, लेकिन उन्होंने आपको घर में घुसने नहीं दिया? इन्हीं बेटों की वजह से अम्मा कितना रोती है, उनके लिए आंसू बहाती है. क्या हमें नहीं पता ये बात? इब्राहिम इस्माइल के भी तो बच्चे बड़े हुए होंगे, लेकिन बच्चों का तो कोई कसूर नहीं है ना. मैं बस इतना जानती हूँ कि मेरा बेटा यहाँ पर नहीं आएगा. अम्मा को मनाने का कोई और आइडिया नहीं है. एक बात बता रही थी तुम लोगों को जरूरी. अब क्या कर दिया तुमने अशरफुल? यही कि इब्राहिम और इस्माइल बराबर वाले घर में. कुछ खुशियाँ हैं, कुछ सपने हैं, ये लम्हे तो सब अपने हैं.
6. Rodman Powell, he's got great hands, he's a big man. Turn back enough. Umpire thinks yes. 6 wickets to Shaheen Shah Afridi, his best in Test match cricket. Game on है. तनकीद से पहले तहकीक और इल्जाम से पहले सबूत, ये सहाफत ही नहीं इंसानियत की भी पहली शर्त है. सोच बदलें, सोचने का अंदाज बदलें. सहाफत और सियासत, रियासत के दो सतून या कारोबारी जिंदगी, पॉपुलर बयानिया या तारीख की दुरुस्त सिमत. सीधी बात पीनट सलीम के साथ सिर्फ पीटीवी न्यूज पर. वेलकम बैक. सिक्योरिटी के लिए पाकिस्तान का जो किरदार है आज हम उस पर बात करेंगे. जब हम बात सिक्योरिटी की करते हैं, जाहिर है उसमें हर फ्रंट पे अगर हम देखें तो पाकिस्तान अपनी कोशिश कर रहा होता है. अभी जो हमारा मौजू है वो है अमन एक्सरसाइज. 2007 से इस एक्सरसाइज का आगाज हुआ, हर 2 साल बाद ये मुनक्किद की जाती है. सो 9th अमन एक्सरसाइज इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह. और इस बार इसका स्कोप और बढ़ चुका है. आई एम श्योर कि और ज्यादा ममालिक इसमें पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, चूंकि ज़रा बहुत से ममालिक का यहाँ पर आना, इस एक्सरसाइज का पार्ट बनना, और यहाँ पर आने के बाद जरा हम देखते हैं कि एक दूसरे से हम सीख रहे होते हैं. हमें मालूम हो रहा होता है अच्छा किस खत्ते के क्या चैलेंजेस हैं, उसने उस चैलेंज पर कैसे काम किया, यहाँ के चैलेंजेस क्या है और कैसे हम इस पर काम कर रहे हैं. बेस्ट प्रैक्टिसेस एक दूसरे की हम देख रहे होते हैं, देन हम उसको अडॉप्ट कर रहे होते हैं. प्लस वो जो मैरिटाइम सिक्योरिटी का एक डोमेन है, जरा एक इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव उसका, उस पर बात हो रही है. एंड देन एक पीस का मैसेज वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से पाकिस्तान की बात की जाए तो हम अमन पे बिलीव रखते हैं और हम अमन की हमेशा बात कर रहे होते हैं. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये चीज भी सबको पता लगे कि हम अमन पसंद मुल्क हैं. और इसके साथ साथ सबीन इस बार थोड़ा डिफरेंट ये भी है कि मश्क के अलावा जो सेमिनार के पर्सपेक्टिव से देख लें, डायलॉग के पर्सपेक्टिव से देखें तो वो भी होगा. और पाकिस्तान नेवी जो है इसकी मेजबानी के फराइज सर अंजाम देगा. तो एक जबरदस्त एक्सरसाइज होने वाली है. आज हमने सोचा कि उसका एक इंट्रोडक्टरी सेशन आपके साथ शेयर करें कि अच्छा आप इसके बैकग्राउंड क्या है, इस दफा क्या कुछ होने वाला है, जब पहले एक्सरसाइज हुई थी उस वक्त क्या सोच थी, उस वक्त कितने ममालिक थे और आज कितने और ममालिक इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं. तो इस पर आज हमें बात करनी है. हमें ज्वाइन किया कमांडो रिटायर्ड वजुल हसन साहब ने. सर बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया. अमन एक्सरसाइज थोड़ा सा बताएं सर, आगाज और अब तक कितना डिफरेंस क्रिएट हम कर पाए हैं 2007 के बाद से अब तक. बहुत शुक्रिया आपका. इससे पहले कि मैं इस चीज के ऊपर बात करूं, मैं ये बात बताना अहम समझता हूं कि मैरीटाइम डोमेन है क्या चीज. इंसान की जिंदगी में समंदर का बहुत एक अहम किरदार है. अच्छा, 2 समंदर जो है वो 70% है, लैंड जो है वो 30% है. इंसान जो है वो जमीन पे रहते हैं, लेकिन समंदर हमारी मुआशी जिंदगी में बहुत अहम किरदार अदा करता है. इसकी मिसाल ऐसे है कि हमारे खित्ते के पास से ही दुनिया का तकरीबन 80% तेल उधर से गुजरता है. दुनिया की मेजॉरिटी ऑफ द इकोनॉमी के लिए समंदर का किरदार बहुत अहम है. अच्छा, अब समंदर बहुत बड़ा है. अच्छा, किसी भी एक मुल्क के लिए उसके पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते कि वो समंदर में नज़्म ज़ब्त कायम रख सके, जिसको हम अपनी इस्लाह में कहते हैं गुड ऑर्डर एट सी, वो मेंटेन कर सके. उसके लिए फिर एक निज़ाम सामने आया जिसको कहते हैं कोलैबोरेटिव मैरीटाइम सिक्योरिटी, कि मिल के हम मैरीटाइम डोमेन में एक सिक्योरिटी रखें जिससे जो दुनिया का निज़ाम है वो बेहतर तरीके से चल सके. तो ये जो हमारी एक्सरसाइज अमन है ये इसी सिलसिले की एक अहम कड़ी है. बिल्कुल ठीक. अच्छा, एक्सरसाइज अमन का जो बेसिक मंशूर है वो है टुगेदर फॉर पीस. पीस का मतलब ये हो गया कि हम जंग नहीं चाहते, हम अमन की बात करते हैं, और इसके बाद हम अमन के लिए ऐसे इकदाम भी करते हैं ताकि दूसरे लोग भी अमन के अंदर रह सकें. तो ये एक इसका बेसिक किरदार है. 2007 में ये एक्सरसाइज स्टार्ट हुई, और 2007 में जो एक्सरसाइज स्टार्ट हुई तो मकसद इसका मोटो बना टुगेदर फॉर पीस, और उसमें हमने
हार्बर एक्टिविटीज़ रखी, उसके अंदर समंदर में एक्टिविटीज़ रखी, और मकसद ये था कि लोग मिलकर बैठें, आपस में एक दूसरे से मुलाकात करें, एक दूसरे की एनवायरनमेंट को समझें और मिल के समंदर में एक पीस मेंटेन कर सकें, सिक्योरिटी मेंटेन कर सकें, क्योंकि समंदर की सिक्योरिटी का ज़मीन की सिक्योरिटी से बहुत अहम नाता है। तो उस पहली एक्सरसाइज में 2007 में तकरीबन 18 साल पहले मुनक्किद हुई, तो उसमें 28 ममालिक थे। और उसका ज़्यादा जो हमारा फोकस था वो फोकस था कि हार्बर एक्टिविटीज़ में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ थी, हार्बर एक्टिविटीज़ में शामिल थे एक दूसरे के शिप्स के ऊपर विजिट करना, टेबल टॉप डिस्कशंस, आपस में अंडरस्टैंड करना एक दूसरे के इश्यूज़ को, ताकि एक दूसरे की बेस्ट प्रैक्टिस से फ़ायदा उठाए। और आहिस्ता आहिस्ता वो टाइम तो वही रहा, लेकिन उस टाइम के अंदर जो एक्टिविटीज़ थी वो इंटेंस होते गई और बहुत बेहतर से बेहतर की तरफ मामलात आते गए। और इस साल जैसे ये इंशाल्लाह फरवरी के दूसरे हफ्ते में इसका शेड्यूल है, तो हम और इसको बेहतर से बेहतर पाकिस्तान की तरफ से एक मुस्बत पैगाम जाएगा। बिल्कुल सही है। इस बार कितने ममालिक शरीक हो रहे हैं? पिछले साल जो हमारी 2023 में जो लास्ट एक्सरसाइज अमन थी उसमें लगभग 50 के करीब ममालिक शरीक थे। अच्छा, और जो ममालिक शरीक होते हैं वो मुख्तलिफ तरीके से उनका अंदाज होता है। कुछ ममालिक अपने शिप्स भेजते हैं, कुछ ममालिक अपने जो एयरक्राफ्ट होते हैं उससे पार्टिसिपेट करते हैं, कुछ अपनी जो SOF टीम्स होती हैं, स्पेशल फोर्सेस, वो अपनी टीम भेजते हैं, कुछ एक्सप्लोसिव ऑर्डिनेंस की टीम भेजते हैं, और कुछ जो है अपने ऑब्जर्वर्स भेजते हैं। तो हमारा अंदाज़ा ये है कि इस साल 50 से तादाद जो है वो तजावज़ करेगी, और इंशाल्लाह हम और नए लोगों को लेकर आएंगे मुख्तलिफ रीजन से, दूर दराज नेवीज से, और उनकी पार्टिसिपेशन होगी ताकि पाकिस्तान का जो अमन का पैगाम है वो पूरी दुनिया में सही तरीके से पहुंचे इंशाल्लाह। और जाहिर सी बात है जितने ज्यादा कंट्रीज जो हैं वो इन्वॉल्व होंगी, ऑब्वियसली जो हम अमन की बात कर रहे होते हैं, तो ऑब्वियसली जितनी ज्यादा बातचीत होगी उतना ही हम अमन को प्रमोट भी कर सकते होंगे, हम उसको प्रैक्टिस भी ज़ाहिर है आगे कर सकते होंगे। इस मर्तबा जो है वो डायलॉग की भी बात हो रही है कि डायलॉग भी होगा, थोड़ा उसके बारे में बताएं, और इसके अलावा भी क्या क्या नई चीजें जो कि करवाई जाएंगी। अच्छा, अमन डायलॉग आप इसको ऐसे समझने की कोशिश करें कि हमारे एक्शंस जो हैं वो प्रोसीड करते हैं हमारी थॉट से, और हमारी थॉट को डेवलप करने के लिए मिल के जब लोग बैठते हैं तो वो नए जो हमारे इश्यूज होते हैं उसको बेहतर तरीके से नए जाविये से देखते हैं, उसको नए जाविये से समझने की कोशिश करते हैं ताकि बेहतर निज़ाम बनाए सकें, ताकि उन चैलेंज से हम ओवरकम कर सकें। तो अमन डायलॉग जो है वो इस दफ़ा हमारे जो चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ हैं एडमिरल नवीद, ये उनका थॉट प्रोसेस है। उन्होंने हमारा अमन डायलॉग का मकसद ये है कि मैरीटाइम सिक्योरिटी से रिलेटेड जो चैलेंजेस दुनिया को दरपेश हैं, ख़ास तौर पे हमारे खत्ते में, क्योंकि हमारे खत्ते में जो तेल की मैंने सबसे पहले बात की, उसकी वजह से पूरी दुनिया का जो फोकस है वो इस खत्ते पर है। इसकी वजह से दुनिया से लोग आएंगे और अमन की बात करेंगे, और अमन की बात का मौजू ये है कि हम समंदर को सिक्योर कैसे करें ताकि हमारा फ्यूचर जो है वो प्रॉस्परस हो। तो अंग्रेजी में इसका है सिक्योरिंग सीज एंड प्रॉस्परस फ्यूचर। और इस मकसद के लिए जो अमन डायलॉग है उसमें 3 बेसिक काम हैं। नंबर 1, उसमें जो मुख्तलिफ ममालिक की नेवीज़ के जो चीफ ऑफ नेवीज़ हैं, या चीफ ऑफ कोस्ट गार्ड्स हैं, या फिर जो उनके चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज हैं, वो तशरीफ़ लाएंगे, एक टेबल के ऊपर बैठेंगे, बातचीत होगी, गुफ्तो शनीद होगी, और उससे एक दूसरे से ख्यालात से हम आहंगी हो सकेगी। दूसरा उसका मकसद ये है कि जो हमारे एग्जिस्टिंग चैलेंजेस हैं उसको दोबारा से देखें, और जब टेबल के अक्रॉस बातचीत होगी तो उसको नए जाविये से समझने का मौका मिलेगा, दूसरे की अंडरस्टैंडिंग को समझने को, पर्सपेक्टिव को समझ पाएंगे, और उसको अपने पर्सपेक्टिव बेहतर तरीके से शेयर कर सकेंगे। और उसके बाद जो आखिरी है कि हमें कोई मजबूत स्ट्रेटजी डिवाइस कर सकें एट रीजनल लेवल, ताकि हम रीजनल कोऑपरेशन को बेहतर कर सकें, रीजनल हार्मनी को बेहतर कर सकें, और एक जो इशू मुश्तरका इशू है उसको मिल के उसको हल कर सकें। और जब रीजन की बात आप कर रहे हैं तो इंडिया हमारा ज़रा नेबर भी है, उसकी शमूलियत है क्या इसमें? उसकी शमूलियत आपको पता है कि ये तो पॉलिटिकल लेवल के डिसीजन होते हैं। आजकल जो जैसे सूरत हाल चल रही है, तो हमारी तरफ से तो हमेशा अमन का पैगाम सबके लिए जाता है।
ہماری طرف سے تو ہے کہ بالکل جتنے زیادہ ممالک آئیں گے اتنا اچھا ہوگا. اٹس ناٹ جسٹ فار ریجن, ہم تو انٹرنیشنل لیول پہ بات کریں. آپ نے خود کہا کہ 70% آپ کا سمندر ہے, اور سمندر پہ ہم 1 2 4 ملک صرف ایک ریجن بھی کام نہیں کر سکتا. ذرا اس میں تو گلوبلی ایفرٹس پٹ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اچھا سر, امپیکٹ کیا آتا ہے اس کا تھرو آؤٹ؟ میں چاہوں گی بیکاز لوگوں کو جن کو نہیں بھی پتا اور وہ صرف سنتے رہتے ہیں کہ امن ایکسرسائز ہو رہی ہے, بیکاز ایکٹیویٹیز کا بھی آپ نے بڑے اچھے سے الیبوریٹ بھی کر دیا اس مرتبہ. چینجز جو ہیں وہ بھی آپ نے نئی چیزیں جو انٹروڈیوس کروا دی ان کے بارے میں بھی آپ نے بتایا. بٹ امپیکٹ اب 2007 سے آپ بات کر رہے ہیں, کیا امپیکٹ آپ نے دیکھا سو دیٹ ہمارے لوگ جان سکیں کہ کتنی امپورٹنٹ چیز ہے یہ؟ بہت شکریہ آپ کا. اس کے لیے پاکستان ایک ایسے خطے میں موجود ہے جس میں دنیا کی پرانی سویلائزیشن ہیں. ہمارے نارتھ پہ چائنیز سویلائزیشن ہے, ہمارے ایسٹ کے اوپر انڈین سویلائزیشن ہے, ویسٹ کے اوپر جو ہے وہ پرشین سویلائزیشن ہے. تو ہم پاکستانیوں کی ایک خاصیت یہ ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ مل کے بہت اچھے طریقے سے انہیں مربوط لے کے آگے چل سکتے ہیں. اس ایکسرسائز امن کی سب سے پچھلے کچھ سالوں میں, پچھلی ایکسرسائز میں اور سے پچھلی ایکسرسائز میں ایک سب سے خاص بات یہ تھی کہ دنیا کی سب سے بڑی نیویز لائک یو ایس نیوی, رائل نیوی جو انگلینڈ کی نیوی کہلاتی ہے, رشین نیوی, چائنیز نیوی, یہ سب کے سب ایک ایکسرسائز میں اکٹھے موجود تھے. تو ہماری اس ایکسرسائز کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ تمام مختلف فکر کے نیویز کو اکٹھا کرتی ہے, مل کے بیٹھ کے بات چیت کرتی ہے, اور یہی ہماری سب سے بڑی سکسیس ہے بالکل, کہ ہم ہر کسی کو اپنے ساتھ اکٹھا کرنے کی ہمارے میں قابلیت موجود ہے. ہر کسی کو ہم بتا سکتے ہیں کہ پاکستان کا ریئل ویژن کیا ہے, بیکاز لوگ پاکستان کو مختلف طریقے سے جانتے ہیں. جب وہ پاکستان میں ادھر آتے ہیں, بازاروں میں گھومتے ہیں, پاکستان کے لوگوں سے انٹریکٹ کرتے ہیں, تو ان کو صحیح پاکستان کا صحیح پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کی کیپیسٹی کیا ہے اور پاکستان کے رجحان کیا ہے. اور یہی ہماری سب سے بڑی کامیابی ہے کہ کوئی چیز ایک دم سے چینج نہیں ہوتی. 18 سال پہلے جب یہ کام سٹارٹ ہوا تھا تو صرف گنتی کے کنٹریز تھے, 28 کنٹریز تھے. آج وہ کنٹریز ڈبل ہو گئے ہیں, اور اب 50 سے بھی زیادہ, اب 50 سے بھی زیادہ ہو جائیں گے. تو یہ ڈبل ہو جائیں گے. تو یہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ لوگ اس میں انٹرسٹڈ ہیں, دور دور سے آنا چاہ رہے ہیں تاکہ وہ اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کر سکیں اور ہم سے ہمارا پوائنٹ آف ویو جان سکیں. پلیٹ فارم پاکستان پرووائڈ کر رہے ہیں تو بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ ممالک کا آنا, اور اس کے بعد نہ صرف ایکسرسائز بلکہ جس طرح ہم نے بات کی ڈائلاگ کی, وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. اس بار ہماری ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں؟ ذرا ہر دفعہ کی کوئی نہ کوئی ایکسپیکٹیشنز تو رکھی ہوں گی پاکستان نیوی نے, ہم نے کہ اچھا اس بار ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. ایک گول سیٹ کیا ہوتا ہے ہر سال کا نا, کیا گول سیٹ کیا ہوتا ہے؟ اچھا, اس کا گول ایکسرسائز کا بہت سمپل گول ہے. ایکسرسائز کا گول ہے وی ہیو ٹو ریڈیٹ پیس. رائٹ. اچھا, پیس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ جنگ نہیں ہے. پیس کا مطلب یہ بھی ہے کہ تمام ممالک ایک دوسرے سے خطرہ محسوس نہ کریں. ان کو یہ پتا ہو کہ ہمارے انٹرسٹ اور ان کے انٹرسٹ جو ہیں وہ مطابقت رکھتے ہیں, اور اسی میسج کو ہم نے ریڈیٹ کرنا ہے. امن ڈائلاگ جو اس دفعہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے, اس کا مقصد یہی ہے کہ اس میں ہم اپنے ریجن اور اس سے ریلیٹڈ باقی جو ریجنز ہیں, ادھر جو میری ٹائم سیکیورٹیز ایشوز ہیں, اس کے اوپر بات چیت کر سکیں, لوگوں کو اپنا پرسپیکٹو بتا سکیں اور ان سے ان کا پرسپیکٹو سمجھ سکیں. کیونکہ جب ذہنی ہم آہنگی ہوتی ہے تو اس سے مل کر کام کرنے میں انٹر آپریٹیبلٹی, دو مختلف, جیسے کچھ لوگ ہیں ہم ان کی زبان بھی نہیں جانتے, وہ ہماری زبان بھی نہیں بولتے, اور وہ جب مل کے آپس میں کام کرتے ہیں تو ایک ذہنی ہم آہنگی بنتی ہے اور مل کے آگے چلنے کا آسان ہوتا ہے اور اپنے ہدف سمندر میں اچیو کرنے میں آسانی ہوتی ہے. تو یہی اس ایکسرسائز کا مقصد ہے کہ ہم نے امن کو ریڈیٹ کرنا ہے اور ہم نے اپنے اچھے تاثر کو اور اچھا کرنا ہے. اچھا, ہم کچھ ڈسپلے بھی کریں گے اس پرسپیکٹو سے کہ جیسے اسپیشل سروسز کی ہم بات کرتے ہیں, یا میں دیکھ رہا تھا ایکسپلوزیو آرڈننس ڈسپوزل یا میرینز کی ٹیم جو حصہ لیں گی, تو کس طرح سے وہ اپنے ٹیلنٹ کو شو کیس کریں گی؟ اچھا, اس میں جو ایک ایکسرسائز کا ہاربر فیز ہے اور ایک سی فیز ہے. رائٹ. اچھا, اس میں ایک بہت مربوط میکینزم ہوتا ہے. جو سی ایکسرسائز ہو رہی ہوتی ہیں اس کا ہاربر میں بڑی ڈیٹیل ڈسکشنز ہوتی ہیں. اچھا, پھر ہاربر میں ایک ایکسرسائز ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں میری ٹائم کاؤنٹر ٹیررزم ڈیمانسٹریشن. اچھا, وہ ایک بہت ہی کم ٹائم میں ایک بہت انٹینس ایکسرسائز ہوتی ہے, جس میں ہیلی کاپٹرز, ایئر کرافٹ, اسپیشل فورسز ٹیمز, مختلف جو لینڈنگ کرافٹس ہوتے ہیں وہ, اچھا پیرا ڈراپس, یہ ساری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جو یہ ڈیمانسٹریٹ کرتی ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی جگہ کے اوپر سیکیورٹی کا ایشو ہو تو میری ٹائم فورسز اس کو کیسے ٹیکل کریں گی.
اور اس میں ہمارے تمام جو مہمان آئے ہوئے ہوتے ہیں وہ بھی شامل ہوتے ہیں, اور ہمارے جو اپنے جو اسپیشل فورسز ٹیم ہوتی ہیں وہ بھی شامل ہوتی ہیں, اور جو ہمارے جو دوست ممالک سے اسپیشل فورسز ٹیمز آئی ہوتی ہیں, EOD ٹیمز آئی ہوتی ہیں, وہ بھی اس میں شامل سب مل کے کرتے ہیں, یہ سب مل کے ایکسرسائز کرتے ہیں. اچھا, اس ایکسرسائز کے بعد جو سب سے اہم بات ہوتی ہے وہ اس ایکسرسائز کو کرنے سے پہلے بھی ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں, ڈسکشن کرتے ہیں, اور ایکسرسائز ختم ہونے کے بعد دوبارہ بھی ڈسکشن کرتے ہیں. تو اس سے آپس میں ایک تو دوستی بڑھتی ہے, آپس میں ایک دوسرے کی بات سمجھنے کا بہتر موقع ملتا ہے, اور اپنی بات سمجھانے کا بہتر موقع ملتا ہے. اچھا, یہی والی ایکٹیویٹی ایک تو یہ ہوگی پروفیشنل ایکٹیویٹیز. اس پروفیشنل ایکٹیویٹیز کے علاوہ کچھ اسپورٹس ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, اسپورٹس میچز ہوتے ہیں, فٹ بال میچز ہو گئے, والی بال میچز ہو گئے, ٹگ آف وارز ہو گئے. اچھا, اسپورٹس ایکٹیویٹیز ہو گئی. پھر ایک دوسرے کے شپس کے اوپر وزٹس ہوتے ہیں تاکہ سمجھ سکیں کہ وہ اپنے شپس کو کیسے آپریٹ کرتے ہیں, ان کے رہنے کا طریقہ کیا ہے. پھر وہ ہمارے شپس پر آتے ہیں, ہم انہیں اپنے شپس کے بارے میں بتاتے ہیں. اور آخر میں ایک ہمارا کلچرل فیسٹیول بھی ہوتا ہے جس میں ایک دوسرے لوگ اپنا کلچرل کو ڈیمانسٹریٹ کرتے ہیں. اور ظاہری بات ہے ہم بھی پاکستان جو اپنے کلچر میں بہت رچ ہے, اور ہمارے کلچر میں یہ ہے کہ ایک سٹینڈرڈ نہیں ہے. 5 مختلف علاقوں کے جو لوگ آتے ہیں وہ اپنا اپنا کلچر پیش کرتے ہیں. بلوچستان, سندھ, کشمیر, پنجاب, KP کے, یہ سب آ کے مل کے اپنا کلچر ڈیمانسٹریٹ کرتے ہیں, اپنے اسپیشل کوزین جو ہیں وہ آفر کرتے ہیں, اور اسی طرح جو باہر کے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی اپنا کوزین آفر کرتے ہیں. تو کلچرل انڈرسٹینڈنگ بھی بہتر ہوتی ہے. یہ والی ایکسرسائز ختم ہونے کے بعد سمندر کا فیز ہوتا ہے. اب سمندر میں جتنی ہم نے ڈسکشن ادھر کی ہوتی ہیں وہی جا کے پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن ہوتی ہیں. اس میں میریٹائم سیکیورٹی کے جو چیلنجز ہوتے ہیں اس کی ایکسرسائز ہوتی ہیں. اچھا, اس کے بعد اس میں سرفیس فائرنگ پریکٹسز ہوتی ہیں. اس میں پھر یہ بھی ڈیمانسٹریٹ کیا جاتا ہے کہ کوئی اگر کسی شپ کے اوپر پائریسی ہو جائے اور اس کے اوپر کوئی بحری قزاق شپ کے اوپر حملہ کر کے اس شپ کے اوپر چڑھ جائیں تو ان سے کیسے ٹیکل کیا جاتا ہے. اس کے بعد شپس کی آپس میں سمندر میں چلتے ہوئے ایک شپ سے دوسرے شپ کے اوپر اگر سامان پہنچانا ہو تو وہ کیسے پہنچایا جائے گا. اور اس کی جو ہائی لائٹ ہوتی ہے وہ ہوتا ہے انٹرنیشنل فلیٹ ریویو. اس میں تمام جتنے ممالک نے پارٹیسپیٹ کیے ان کے شپ جو ہیں وہ اکٹھے موو کر رہے ہوتے ہیں, اور اس میں پھر ہیلی کاپٹر سے ایک شپ سے دوسرے شپ کے اوپر ٹرانسفرز ہوتے ہیں, کراس ڈیک لینڈنگز ہوتی ہیں. تو ظاہر ہے وہ ڈفرینٹ ٹریننگز, ڈفرینٹ ایکسرسائزز جو ہیں جو آپ بتا رہے ہیں, ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز وہ پرفارم کی جائے. لیکن ایک سب سے اچھی چیز جو مجھے لگی وہ ایک کلچر والا اسپیکٹ بھی ظاہر ہے بڑا زبردست ہے, اسپیشلی ڈائلاگ والی چیز. وہ کمیونیکیشن ہے, کلچر ہے, یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو کنیکٹ کرتی ہیں آپ کو. اور ظاہر سی بات ہے اگر آپ وہ کنیکشن بلڈ نہیں کر پا رہے ہوتے تو ایک جو میوچل گول ہے وہ اچیو کرنے میں مشکل ہوتی ہے. تو ظاہر سی بات ہے جب آپ وہ کنیکشن بلڈ کر لیتے ہیں تو اس گول کو اچیو کرنا وہ بہت آسان ہو جاتا ہے. سر بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین ہم بڑھیں گے ایک بریک کی جانب, اسٹے ود اس. برس بیت گئے, آنسوؤں اور خون کے سمندر میں محبت کی ایک داستان یہیں بنگال ڈھاکہ یونیورسٹی میں لکھی گئی. زینت اور نظام الدین کی کہانی. جو الفاظ سے ادا ہو جائے مگر آنکھوں سے بیاں نہ ہو تو وہ پھر پیار تو نہ ہوا. ہمارا اور ان کا خون جدا تھا, جدا ہے, جدا رہے گا. پاکستان سے میرا وشواس اٹھ گیا ہے. ایک جنگ شلا بنگال کے نام. سب کا خون بہے گا, سب کا. ہم بنگلہ دیش کے جنم کی گھوشنا کرتے ہیں. زینت کے بغیر زندگی تو نہ ہوئی نا. محبت کرنے کی اجازت نہیں ہے ہمیں. بنگلہ دیش پر آپ کا ادھیکار ہو گیا ہے.
क्या आपने कभी सोचा है कि आप कौन हैं, कि आपकी शनाख्त क्या है? यहाँ की लोक कहानियाँ उतनी ही पुरानी है जितनी के यहाँ की तहजीब। इस जगह की कहानी को जिंदा रखना असल में कंजर्वेशन ऑफ हेरिटेज होता है। वेलकम बैक जुराइसिक पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। और अब जरा बात करते हैं हमारे नौजवानों की। तो हम जब तालीम की बात कर रहे होते हैं तो तालीम की जब हम अक्सर नौजवानों को बात शुरू भी होता है ना कि कभी जॉब के लिए जाते हैं तो हम उनको ये शिकायत करते हुए देख रहे होते हैं कि हमारा तो CGPA इतना था लेकिन हमें नौकरी नहीं मिली है। अब उसके अलावा बिकॉज जब मैं टॉपर्स के पर्सपेक्टिव से बात कर रही हूँ कि एग्जाम में तो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, टॉप किया यूनिवर्सिटी में, बट देन अगेन जैसे वो इंटरव्यू में अपेयर होते हैं देयर लाइक हमें क्यों नहीं हायर किया गया और जिसका CGPA मुझसे कम था उसको क्यों हायर कर लिया गया। वहां पर आती है जी आपकी स्किल्स। तो हमारे नौजवान जो हैं वो किस तरह से स्किल डेवलपमेंट की तरफ जा सकते हैं, तालीम के साथ साथ स्किल्स कितने इंपॉर्टेंट हैं, स्पेशली ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज अगर हमें अचीव करनी है, क्योंकि अब जो है वो चीजें बड़ी एक तरह से मैं कहूंगी कंपटीशन बढ़ चुका है, मुश्किल भी होगी लेकिन आसान भी होगी है। मुश्किल उनके लिए जो कि तालीम के साथ साथ अपनी स्किल्स को डेवलप नहीं कर रहे, ठीक है, और आसान उनके लिए जो कि साथ साथ इसको डेवलप करें। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बगैर तो हम आगे बढ़ ही नहीं बढ़ सकते ना। तो ऐसे में जो नेशनल स्किल्स यूनिवर्सिटी है वो बहुत बेहतरीन काम करी है। और कुछ देर पहले जो मुझे एक बात पता लगी बड़ी अच्छी कि इसकी जो डिग्री है वो इक्विवेलेंट है किसी भी कंट्री के जो इंटरनेशनल आप देखते हैं उससे वो इक्विवेलेंट है। तो ये एक बड़ी बात होती है क्योंकि बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज जिनके हम नाम लें वो नहीं हो पा रही होती हैं। सो किस तरह से नेशनल स्किल्स यूनिवर्सिटी नौजवानों का स्किल सेट डेवलप करी है, एट द सेम टाइम किस किस डोमेन में काम कर रही है और क्या क्या चीजें जो कि अभी इंप्रूव होने की जरूरत है और हमारे नौजवानों को सीखने की जरूरत है। एब्सोल्यूट। डॉक्टर मुख्तार अहमद साहब ने हमें ज्वाइन किया है, वाइस चांसलर है नेशनल स्किल्स यूनिवर्सिटी के, और माशाल्लाह 27 ममालिक में पढ़ाने का तजुर्बा है, तो वो बेहतर तौर पर गाइड कर पाएंगे कि बाकी मुल्कों में क्या इन्वायरमेंट है, वहाँ की यूथ को देखते हुए, वहाँ के स्किल्स सेट को देखते हुए, वहाँ के प्रोग्राम्स को देखते हुए। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी, बहुत मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। सर इतने मुल्कों में से मैं जरूर आपसे सवाल रखूंगा कि कहाँ पर आपको नौजवानों के अंदर थोड़ी सी तब्दीली नजर आई, यानी कि नॉर्मली तो हम देखते हैं यूथ एनर्जेटिक होती है, हमें सेम उनका एक एटमॉस्फेयर नजर आ रहा होता है, बट कोई ऐसा मुल्क जो आप कह सकते हो कि वहाँ के नौजवान आपको जरा मुख्तलिफ लगे? वाह, व्हाट ए चैलेंजिंग क्वेश्चन। सबसे पहली बात तो ये है कि मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आपके प्रोग्राम का नाम ही इतना खूबसूरत है और सुबह सुबह दो नौजवान एंकर के साथ आके बैठना जो है ना, इट्स ए ब्लेसिंग। 3 नौजवान हो गए ना सर आप? 3 मैं, हाँ जी, मैं भी अपने आप को वाह, यू मेक मी सो हैप्पी फॉर दैट वन जो है ना बेटा। सो आई जस्ट, आपने जो क्वेश्चन है कि किस मुल्क के नौजवान जो है ना जिनने मुझे इम्प्रेस किया, देखिए जो सबसे बेहतरीन नौजवान नस्ल है वो पाकिस्तान की है, लेकिन जिसने मुझे इम्प्रेस किया वो जब मैं मलेशिया में पढ़ा रहा था। ओके। तो मलेशिया में मैंने तकरीबन कोई 3 साल पढ़ाया है। मैं 3 साल ढूंढता रहा हूं कि IC के 2 लड़कियां या 2 लड़के या लड़की लड़का आपस में लड़ रहे हों। दे आर, इट्स सच ए काम, क्वाइट, कंजीनियल एनवायरनमेंट, और कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो ढूंढ रहा हो कि
मुझे जॉब चाहिए या मुझे कोई ऐसी सिचुएशन, उनका सिस्टम मुझे इतना अच्छा लगा है. डेफिनेटली जब भी किसी जगह पे नौजवान नस्ल इतनी डिस्टर्ब नहीं है, प्रॉब्लम्स नहीं हैं उनको, तो इसका सिस्टम का ही इम्पैक्ट होता है. तो आई ऑलवेज अप्रिशिएट दैट वन. दो मैं अमेरिका में 20 साल पढ़ाया है अपना, और भी जैसा कि आपने मेंशन किया बहुत सारे ममालिक में, ब्राज़ील, पुर्तगाल, आई मीन डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में जो है ना. लेकिन बेहतरीन हम हैं जो कि मेरे ख्याल में हमें अब सही डायरेक्शन चाहिए कि हम उधर जाएं. वी आर द वेरी हेल्दी नेशन. मैं अमेरिका में जब किसी क्लास में जाता हूं तो उधर मुझे आधे बच्चे ओबीस नजर आते हैं. इधर मैं क्लास में जाता हूं, एवरीबॉडी इज हेल्दी. दिस इज ब्लेसिंग. प्लस हमारी यूथ की पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है, तो हम उस पर्सपेक्टिव में भी देख रहे हैं कि हमें यूथ को ज्यादा फोकस करना है, ज्यादा डायरेक्शन देने की जरूरत है. आई मीन देखें जी, यूथ इज द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री. आप देखें, यही होता है कि आज का बच्चा कल का जो लीडर है जो है ना, उसने ही मुल्क को चलाना है. और मुझे अक्सर जो है ना मैं देखता हूँ, आई एम नॉट पार्टिकुलरली टारगेटिंग समवन, जब भी मैं देखता हूं कि मेरे मुल्क में क्यों इतनी कामनेस, क्वाइटनेस, कंजीनियल एनवायरनमेंट, तो मैं अपने एजुकेशन सिस्टम को, अपने ट्रेनिंग सिस्टम को ब्लेम कर रहा होता हूं कि काश ये इतना अच्छा हो जाए जैसे कि हमने शुरू ही किया कि मलेशिया में मैं 2 बच्चों को लड़ते हुए नहीं देख सका, तो ऊपर हायर लेवल पर भी जो है ना अब उनकी पॉलिटिक्स में थोड़ा सा प्रॉब्लम आया है. Otherwise, it used to be the best one over there also. तो हमने भी, जैसा कि नेशनल स्किल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद की बात हो रही थी, तो आप कभी हमारी यूनिवर्सिटी में आना हो तो अब ये है कि उस यूनिवर्सिटी का कल्चर है. आई एम सो प्राउड ऑफ माई स्टूडेंट, और क्रेडिट स्टूडेंट्स को जाता है, टीचर्स को जाता है कि आपको उधर किसी जगह पे पेपर नीचे पड़ा हुआ नहीं मिलेगा. दैट इज द कल्चर दैट वी हैव डेवलप्ड. फिर उसके बाद यह है कि बच्चे जो है ना चल रहे होंगे, आप दे सी यू कि आप वो हालवे में, दे विल मेक ए वे फॉर यू. तो ये चीजें मैं टीचर्स को भी डेफिनेटली उनको ट्रेन कर रहा होता हूं कि द ओनली थिंग दैट इज रेस्पेक्ट एंड द गुड वर्ड. अभी पिछले दिनों हमारे यहाँ ये साउथ एशियन कंट्रीज की जो है ना सारे वो आए हुए थे लीडर्स, तो उनमें मुझे बांग्लादेशी जो एजुकेशनिस्ट थे, तो उनसे जब क्वेश्चन पूछा गया तो उसने 3 टाइम रिपीट कि थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच. तो ये हमें वी हैव टू इनकलकेट इन आवर नेशन कि बजाय आप इरिटेट हों, यू हैव टू बी थैंकफुल टू अल्लाह सुब्हान व तआला जिसने अच्छी सेहत दी है. एंड यू शुड बी थैंकफुल टू योर टीचर. जब आप थैंक्स सीख जाते हैं जो है ना, फिर आप रेस्पेक्ट भी करने लग जाते हैं, फिर आप सिस्टम को अच्छा समझते हैं. तो दैट्स अच्छा है, वो एक पॉजिटिविटी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है. आप पॉजिटिव नहीं होंगे तो चीजें कैसे आगे बढ़ेंगे. सर, नेशनल स्किल यूनिवर्सिटी की आप बात करें, कौन कौन से स्किल्स सिखाई जा रही हैं यहाँ पे, कौन कौन से कोर्सेज करवाए जा रहे हैं, थोड़ा इसको इलैबोरेट कीजिए. देखिए, सबसे पहले जो नेशनल स्किल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का मॉडल है वो बहुत यूनिक मॉडल है. वो ये नहीं कि हम क्या सिखा रहे हैं, वो हम देखते हैं कि इंडस्ट्री क्या चाह रही है. ये इस यूनिवर्सिटी की एक एडवाइजरी काउंसिल है जिसमें पाकिस्तान के बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, आईटी से हों तो हमारे पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी कंपनी है एशिया में भी माशाल्लाह बहुत है, सिस्टम लिमिटेड के हेड जो है ना वो हमें गाइड कर रहे होते हैं. इसी तरीके से हर डिसिप्लिन के हैं. तो हम देख रहे होते हैं हमारी जो पार्टिकुलरली स्किल्स हैं कि किस स्किल की ज्यादा इंपॉर्टेंस है. तो हम उसके, ये नहीं कि वो टीचर आके पढ़ाते हैं, आप जैसे लोग आके पढ़ा रहे हैं, वो जो रियल फील्ड में है वो आके लोगों को टीच कर रहे होते हैं. प्रैक्टिकल नॉलेज है. आई गिव यू ए सिंपल एग्जांपल. हम मोबाइल रिपेयर टेक्नीशियन जो है ना, ये सिंपल सा है. तो उसको एक टीचर पढ़ा रहा होता है और एक जो मार्केट में जिसकी बड़ी अच्छी शॉप है, अच्छा उसमें डीलिंग है, वो भी आके पढ़ा रहे होते हैं और बच्चों को फिर लेके जाते हैं, उधर बैठाते हैं. क्योंकि ज़ाहिर है डेली बेसिस पे जो इश्यूज वो फेस कर रहे हैं, कैसे उन्होंने उन इश्यूज को हल किया वो सिखा रहे हैं. I mean that you have to do it. लेकिन इसमें हमारे पास करंटली तो इसमें हमारे क्योंकि हमारा एक कैंपस भी है मुरीदके में है और एक अभी हमारा कैंपस कराची में बनने जा रहा है. तो हम इन कैंपसेस में हम शॉर्ट कोर्सेज, जैसे मुरीदके के कैंपस की मैं बात करता हूँ, उधर डोमेस्टिक इलेक्ट्रीशियन है, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रीशियन है, सोलर टेक्नीशियन है, ब्यूटिशियन है, स्टिचिंग है. तो ये वो लोग हैं. अब ये रीजन पर भी डिपेंड करता है, जैसे उधर इन चीजों की जरूरत है. अब इस्लामाबाद में जो है ना हम देखते हैं तो इधर ज्यादा लोग आईटी की तरफ जाना चाहते हैं. अच्छा. अब हमारा साइबर सिक्योरिटी का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, ई मार्केटिंग का, यू नेम इट. तो हम कंटिन्यूसली, हम एक डायनामिक यूनिवर्सिटी है कि वी विल मूव विद द मार्केट.
और उसके साथ हमारे कुछ अंडर ग्रेड प्रोग्राम हैं जिसमें इलेक्ट्रिकल है, सिविल है. I was about to ask कि रूटीन के प्रोग्राम्स भी हैं और साथ स्किल्स के अलग से पूरे प्रोग्राम्स आपने मैनेज किए. हाँ जी, ये स्किल के प्रोग्राम है. और स्किल के प्रोग्राम ये नहीं कि हम पाकिस्तानी मेयारात के मुताबिक पढ़ाते हैं. इसमें हम वी वर्क विद डिफरेंट कंट्रीज. एक है यूनेस्को, आपने वो मेंशन किया बेटी ने कि यूनेस्को की, दिस इज द ओनली यूनिवर्सिटी इन पाकिस्तान जिसको यूनेस्को रिकॉग्नाइज करती है अपना सेंटर फॉर वोकेशनल एजुकेशन. अब उसमें हमें बेनिफिट ये हुआ है, इस अल्लाह's ब्लेसिंग. और हमेशा जो है ना आई मीन जब भी मेरे पे अल्लाह का करम होता है तो मैं उस ज़ात का जो है ना शुक्रिया अदा करता हूँ कि आई मीन दिस वाज ए यूनिक अपॉर्चुनिटी कि मुझे इस मुल्क ने मौका दिया कि मैं बाहर जाके अच्छे ममालिक में पढ़ सकूं, पढ़ा सकूं. आई एम ए ग्रेजुएट फ्रॉम एन अमेरिकन यूनिवर्सिटी. तो उन्हीं चीज़ों को मैं इधर लेके आया हूँ. अब हमारी यूनिवर्सिटी का कोई एक कोर्स भी होता है ना तो उसको तकरीबन 15 ममालिक के लोग देख रहे होते हैं. दे लुक इनटू दिस वन, दे गाइड अस. जैसे मैं आई गिव यू शेंजन पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी. अभी आप पाकिस्तान की मेरे ख्याल में शायद और भी यूनिवर्सिटीज हैं, लेकिन शेंजन ने हमारी यूनिवर्सिटी को अपनी वेबसाइट पर हाईलाइट किया हुआ है. आप यूनेस्को की वेबसाइट आज शाम को जाके देखें तो उसमें जो है ना यूनेस्को के ऑफिसर और नेशनल स्किल यूनिवर्सिटी उन्होंने उसको हेडलाइंस में रखा हुआ है. सो अच्छा, ये लोग भी हमें इनकरेज कर रहे हैं. हम सोचते हैं कि दुनिया हमें सपोर्ट नहीं करती. आप यू ट्राई टू एलिवेट योर सेल्फ, द वर्ल्ड इज विद यू, दे वांट टू फ्लाई विद यू. क्योंकि हमारे यहाँ सबसे अच्छी यूथ है और दूसरे ममालिक के पास इतनी हेल्दी यूथ नहीं है. यही लोग हैं जिन्होंने जाके दुनिया के दूसरे ममालिक में काम करते हैं एंड दे शाइन इमेंस वे. आप सोच नहीं सकते उसका. और हम ये भी देख रहे होते हैं, जिसमें आपने कहा कि मुरीद का जिक्र करते हैं कि अच्छा वहाँ की रिक्वायरमेंट क्या है, या इस्लामाबाद में आपने कहा कि जरा टेक की तरफ ज्यादा रुझान है. हम इंटरनेशनल मार्केट को भी आई एम श्योर स्टडी कर रहे होते हैं कि वहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है, किस स्किल सेट की रिक्वायरमेंट होगी ताकि हम अपने यूथ वहाँ भेज सकें. जो कि हम अक्सर देख रहे होते हैं कि HR एक्सपोर्ट हमारी बड़ी इंपॉर्टेंस है उसकी, और हम अब अच्छा स्किल सेट वाला अपना नौजवान भेजेंगे तो जाहिर है वो ज्यादा बेहतर तौर पर काम कर पाएगा. हाँ, ऐसे आपने मुरीद का मेंशन किया. अभी पिछले दिन हमारे 160 स्टूडेंट्स की ग्रेजुएशन थी माशाल्लाह. तो उसमें हम नैवटेक हमें उसमें कुछ सपोर्ट करता है, तो नैवटेक की चेयरपर्सन साहबा को हमने इनवाइट किया एज ए चीफ गेस्ट. तो उसमें 15 या 16 लोग वो बूढ़े लोग बैठे हुए थे. अच्छा. 70-80 साल के, यानी अप टू दैट वन. तो मैडम जब वो की नोट लेक्चर देने गई तो उन्होंने सोचा कि शायद ये बूढ़े लोग भी स्टूडेंट हैं. तो शी वेंट एंड शी आस्क, एक बुजुर्ग आदमी के पास गई कि आपने पढ़ा है इधर? उन्होंने कहा नहीं, मैंने पढ़ा नहीं है, मेरे बेटे ने इधर से पढ़ा है, उसको कतर में जॉब मिल गई है जो है ना, तो मैं सर्टिफिकेट. एंड देन शी वेंट टू एवरीबॉडी. तो ये वो बच्चे थे. हमें भी इतना कॉन्फिडेंस नहीं था. ऑलमोस्ट 160 में से 15 to 20 बच्चे दे आर आउटसाइड इवन बिफोर गेटिंग देयर सर्टिफिकेट. तो ये होता है कि जब आप एक सिस्टम को एलिवेट करके ला रहे होते हैं, लोगों की सुन रहे होते हैं, सो पीपल एक्सेप्ट योर यूथ. दैट्स ग्रेट. और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जॉब्स मिलें, चाहे वो इस मार्केट में मिलें या किसी और मार्केट में मिलें, चूंकि जरा हम कनेक्ट हैं ग्लोबली, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आपको जहां बेहतर अपॉर्चुनिटी मिले आप उसको अवेल भी कर रहे होते हैं. हाँ एग्जैक्टली. और उसमें कोई बुराई भी नहीं होती, बिकॉज आपका अपना एक आपने स्किल डेवलप की है और ऑब्वियसली आपका अपना रुझान है. आप कहीं भी जाएं, बेहतर अपॉर्चुनिटी पैसों के पर्सपेक्टिव से या आपके शौक के पर्सपेक्टिव से. सबीन आप अभी भी देखें ना कि आई एम सो सॉरी बट हम अक्सर ये खबरें रिपोर्ट कर रहे होते हैं ना, वो जो किसी समंदर में किसी कश्ती का डूब जाना, वो क्या हो रहा होता है. ठीक है, आप अपॉर्चुनिटी ढूंढने तो जा रहे होते हैं, लेकिन गलत रास्ते से जा रहे होते हैं. अगर यही आपने एक सही रास्ता चुना हो, स्किल सेट इंप्रूव किया हो, वी हैव द अपॉर्चुनिटी, यूनिवर्सिटीज हैं, स्किल सिखाए जा रहे हैं, गाइड किया जा रहा है कहां पर जाकर अपने काम करना है, बजाय इसके कि सिर्फ ये कहें मुझे जाना है या मुझे भागना है या मुझे छोड़ जाना है इस जगह को, पर जाकर देखी जाएगी कि क्या होगा. यस, उससे बेहतर है कि आप पहले से प्लानिंग के थ्रू बिल्कुल जाएं, लेकिन तैयारी के साथ जाएं, सीख कर जाएं, फिर काम करें, इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करें. ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है. सर, अभी कोई ऐसा प्रोग्राम जो कि आपको लगता है जिसमें रुझान बहुत ज्यादा है, जैसे हम टेक की बात भी की थी, उससे पहले हमने सोलर का भी जिक्र किया, जैसे हम देखते हैं सोलर मार्केट बहुत ज्यादा फ्लरिश किया है और लोग बहुत ज्यादा काम भी कर रहे हैं उसमें, नए नए लोग उसमें आ रहे हैं, छोटी छोटी कंपनीज बना रहे हैं और काम कर रहे हैं. कौन से स्किल पे ज्यादा रुझान है इस वक्त हमारे नौजवानों का? देखिए, आई मीन जनरली देखें, दिस इज एन एज ऑफ सोशल मीडिया. तो हमारे यहाँ आई मीन माशाल्लाह आपने मेंशन किया, एक तो ये जो बात जो कश्ती वाली बात की जो है ना, काश हमारी नौजवान नस्ल और ये लोग जो बाहर जा रहे हैं वो बैठ के कुछ लम्हों के लिए सोचें कि ये मोबाइल फोन से बहुत कुछ सीख सकते हैं.